एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से क्लास 11th नीट का चैप्टर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बिल्कुल डिटेल में आज कवर करेंगे। इस वीडियो के बाद आई प्रॉमिस आपको एक भी डाउट नहीं बचेगा। हम एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे, उसके साथ साथ जहां जहां विजुअलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी मैं खुद के इनोवेटिव नोट्स भी लाई हूं, जिससे आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को बिल्कुल डिटेल से। सबसे पहले इन दिस यूनिट हम क्या देखेंगे कि किस तरीके से हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुआ है पीरियोडिक टेबल का, और यहाँ पर कैसे लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उससे किस तरीके से बेसिकली पीरियोडिक टेबल हम लोग फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं, एक पीरियोडिक ट्रेंड देखते हैं। ठीक है, आपका सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की क्यों जरूरत पड़ी? ऐसे भी तो पढ़ सकते थे, बट यहाँ पर एलिमेंट्स जो होते हैं ना वो बेसिक यूनिट, किसी भी तरह के मैटर को बनाने के लिए एलिमेंट्स से ही मैटर बनता है ना। क्या देखा गया कि 1800 में 31 एलिमेंट्स डिस्कवर किए गए थे, 1865 में 63 एलिमेंट्स डिस्कवर किए गए थे, और आज एट प्रेजेंट कितने 114 एलिमेंट्स यहाँ लिखा है डिस्कवर नोन है। ओके, तो जो रिसेंटली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स होते हैं ना वो मैन मेड होते हैं, और ये एफर्ट्स जो लगाए जाते हैं जिससे कि न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर होते रहे, सिंथेसाइज होते रहे, ये सब में ना बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स है हमारे पास, और बहुत डिफिकल्ट हो जाता है स्टडी करना सबको इंडिविजुअली, उनके इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को स्टडी करना। और यहाँ पर उनके जैसे एक का तो चलो हो गया, उनके भी जो डिफरेंट डिफरेंट अब कंपाउंड्स बनेंगे उनको भी आपको अलग अलग स्टडी करना पड़ेगा, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। इसलिए साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि एक सिस्टमिक तरीका निकाल लेते हैं जिससे कि हम ऑर्गेनाइज कर देंगे और क्लासिफाई कर देंगे एलिमेंट्स को। यहाँ पर ना ही सिर्फ और सिर्फ यहाँ नॉन केमिकल फैक्ट्स, बल्कि इससे हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगला जो आएगा ना वो कौन सा एलिमेंट होगा। तो यहाँ पर क्या आया, एक सिस्टमिक तरीका जिससे कि ये सारे एलिमेंट्स को हम लोग आसानी से पढ़ पाएंगे। यहाँ पर सिर्फ केमिकल फैक्ट्स ही नहीं बल्कि हम लोग प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं कि नए एलिमेंट्स और क्या आ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने सेकंड पेज से कि क्या है जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की शुरुआत कैसे हुई? तो सबसे पहले आते हैं जर्मन केमिस्ट, दैट इज जॉन डॉबेनर। जर्मन केमिस्ट जॉन डॉबेनर थे। इन्होंने अर्ली 1800s में सबसे पहले आइडिया कंसीडर किया कि हम लोग ट्रेंड अमंग प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स को किसी तरीके से अरेंज करेंगे। ठीक है, फिर 1829 में इन्होंने सिमिलैरिटीज जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में निकाल के तीन एलिमेंट के ट्राइड बनाए थे। ओके, इसमें क्या था ना कि इन ट्राइड में मिडिल एलिमेंट जो होता था उसमें जो उसका जो एटॉमिक वेट होता था वो आधा होता था उन दो एलिमेंट्स के बीच में। वो है नहीं समझ आया? देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर डॉबेनियर ट्राइड गिवन है, Li सोडियम एंड देन पोटेशियम, तो इनका एटॉमिक वेट कितना है? इसका 7 है, इसका 39 है। तो क्या बोला गया ना कि जो मिडिल वाला होगा इसका और इसका दोनों को जोड़ के इसका आधा करेंगे ना तो इसका वेट निकल जाएगा। कैसे? तो देखिए 7 + 39 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो क्या आता है 46 डिवाइडेड बाई 2 आएगा। 46 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 23, तो 23 आ गया ना। यानी इसका और इसका आगे पीछे वाले का ऐड करके आप डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो बीच वाले की वैल्यू आएगी। वैसे यहां पर भी आप देख सकते हैं 40 है, 138 है, तो 40 प्लस में 137 जो होगा डिवाइडेड बाई 2 जब आप करेंगे अप्रॉक्स में 88 आता है। वैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का अगर देखेंगे तो इन दोनों को जोड़िए और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो अप्रॉक्स कैसे ना कैसे करके ये आ ही जाता है। तो ये क्या है, डॉबेनियर ने तीन कैसे ट्राइड बनाया। ओके नाउ ये जो ट्राइड था ना इनमें कुछ एलिमेंट सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे थे, इसीलिए क्या हुआ, ये एक तरीके से कोइंसिडेंस हो गया कि चलो ये मिला के ये बन जा रहा है, लेकिन दिस वाज जस्ट अ कोइंसिडेंस, सारे एलिमेंट्स ऐसा नहीं दिखाते हैं। तो फिर आए दूसरे नंबर पे फ्रेंच जियोलॉजिस्ट AEB टेनकोर्टियस 1862 में। इन्होंने क्या किया, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के हिसाब से एक सिलेंड्रिकल टेबल, एलिमेंट्स का एक सिलेंड्रिकल टेबल बनाया, लेकिन ये उतना अट्रैक्शन नहीं, मतलब ज्यादा लोगों तक ये नहीं पहुंचा और ज्यादा उतना अच्छा नहीं था। ठीक है, फिर थर्ड नंबर पे आते हैं एक इंग्लिश केमिस्ट, दैट इज जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स। इन्होंने 1865 में क्या किया, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स निकाला। इसमें क्या था, ऑक्ट मतलब होता है 8, किसी 8 का करने वाले। 8 क्या है ना, इन्होंने दिखाया कि जब हम लोग एटॉमिक वेट के हिसाब से, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो एवरी जो 8 एलिमेंट होता है वो फर्स्ट एलिमेंट के जैसा ही होता है। क्या मतलब है, जैसे कि यहां आप देख सकते हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी फर्स्ट और 8 एलिमेंट की सेम होगी। कैसे होगी, देखिए सा रे गा मा पा धा नी, ये तो आपने सुना ही होगा। तो
सारे गामा पाधा नी सा। तो अगर आप देखेंगे तो घूम के वापस से सा पे आता है। देखिए सारे गामा पाधा नी सा, फिर से शुरू होगा सारे गामा पाधा नी सा। तो यानी जो फर्स्ट और जो एट्थ वाला है उसकी प्रॉपर्टी सेम होती है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, फर्स्ट वाला और 8 वाला सेम प्रॉपर्टी है। वही सारे गामा वाला इन्होंने ऑक्टेव्स का रूल निकाला, लेकिन इसमें डिमेरिट क्या था कि यहाँ पर बियॉन्ड कैल्शियम के आगे ऐसा नहीं शो हो रहा था। नोबल गैस भी डिस्कवर होने लगे थे, तो ये कुछ डिमेरिट्स हो गए थे। तो यही यहाँ गिवन है, और अप टू कैल्शियम ही इन्होंने निकाला, उसके आगे नहीं हुआ। लेकिन बाद में इनको ये काम करने के लिए अवार्ड किया गया था डेवी मेडल से 1887 में रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के द्वारा। फिर आते हैं फोर्थ, दैट इज पीरियोडिक लॉ, जो आज भी हम जानते हैं ना, वो एक रशियन केमिस्ट थे डिमित्री मेंडलीव। पीरियोडिक लॉ आज हम जानते हैं ना, वो बेसिकली एक तरीके से रशियन केमिस्ट थे डिमित्री मेंडलीव 1834 से 1907, और एक जर्मन केमिस्ट थे लॉथर मेयर जो कि 1830 से 1895। इन दोनों ने ही अलग अलग वर्क किया था, मतलब कि ये मेंडलीव ने अलग काम किया है और लॉथर मेयर ने अलग काम किया है। और फिर हमें अभी आपको पता चलेगा किस तरीके से हुई है। तो यहाँ 1865 में दोनों ही केमिस्ट जो थे ना, वो अरेंज कर रहे थे एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के हिसाब से, जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा था। यहाँ पर सिमिलैरिटीज उनके फिजिकल और जो केमिकल में आ रही थी ना, एक रेगुलर इंटरवल पे सिमिलैरिटीज देखने को मिल रही थी। तो जो लॉथर मेयर थे ना, इन्होंने प्लॉट किया फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे कि हो गया एटॉमिक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और इसको किसके अगेंस्ट, एटॉमिक वेट के अगेंस्ट। ये क्या किया, एक ग्राफ प्लॉट किया, और एक तरीके से इनको क्या मिला, पीरियोडिक रिपीटेशन एक पैटर्न में मिला। हाँ देखिए, न्यूलैंड ने क्या किया था, लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था। तो यहाँ लिख रहा है कि अनलाइक न्यूलैंड, लॉथर मेयर ने क्या किया है, यहाँ पर ऑब्जर्व्ड एक चेंज लेंथ में, रिपीटेटिव पैटर्न्स में एक लेंथ में चेंज आ रहा था। और बाय 1868 इन्होंने एक टेबल बना दिया, एक टेबल डेवलप कर दिया, जो कि क्लोजली जो आज आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखते हैं ना, उसी की तरह एक टेबल बना दिया। हाउएवर ये वर्क, ये जो उन्होंने इतना अच्छा काम किया लॉथर मेयर ने, ये पब्लिश नहीं हुआ। मेंडलीव का वर्क पब्लिश हुआ, द साइंटिस्ट, जो कि इनको क्रेडिट दिया जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए। ठीक है, तो किनको दिया जाता है, मेंडलीव को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए क्रेडिट दिया जाता है। बट यहाँ पर लॉथर मेयर ने भी काम किया था, लेकिन यहाँ पर उनको उतना पब्लिशमेंट उतना नहीं मिली थी। देखिए, तो आपने जाना कि डोबेनियन ने इनिशिएट किया, शुरुआत किया कि पीरियोडिक रिलेशनशिप को किस तरीके से स्टडी करेंगे, लेकिन मेंडलीव वो इंसान बने जिन्होंने सबसे पहली बार पीरियोडिक लॉ बना के दिया। तो उन्होंने क्या बोला कि जो एलिमेंट्स होते हैं ये एक तरीके से पीरियोडिक फंक्शन में होते हैं, यानी एक टाइम के बाद रिपीट इस तरीके से कुछ पीरियोडिक फंक्शन होते हैं अपने एटॉमिक वेट के हिसाब से। ये याद रखिएगा, वेट के हिसाब से इन्होंने दिया था। तो आगे चल के ये जो लॉ है ना, ये भी चेंज होने वाला है। कैसे होगा वो समझा दूंगी, पहले यहां तक आपको समझ आ गया कि डोबेनियन ने शुरुआत की, पर मेंडलीव ने पहला लॉ निकाला, पीरियोडिक लॉ निकाला, और क्या बोला, एटॉमिक वेट के हिसाब से जो एलिमेंट्स होती है उनकी प्रॉपर्टी एक पीरियोडिक फंक्शन में चेंज होती है ना। नाउ अब मेंडलीव ने क्या किया ना, मेंडलीव ने अरेंज किया एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम्स के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक वेट के हिसाब से ही किया गया है। इन सच अ वे कि जो एलिमेंट्स जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज हो वो सेम वर्टिकल कॉलम या ग्रुप में है। ये जो मेंडलीव का सिस्टम था क्लासिफाई करने का एलिमेंट का, ये ज्यादा एलैबोरेट था लॉथर मेयर से। जो लॉथर मेयर ने बनवाया था वो थोड़ा सिंप्लीफाइड था। ये नहीं, ही फुली रिकॉग्नाइज्ड कि क्या सिग्निफिकेंस है पीरियोडिसिटी का, और एक तरीके से एक ब्रॉडर रेंज ऑफ केमिकल और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है ना, उसका यूज किया क्लासिफिकेशन के लिए। लेकिन अगर आप मेंडलीव का देखेंगे ना, तो ये इन्होंने एम्पेरिकल फॉर्मूला के सिमिलैरिटीज वगैरह पे गए और प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स पे जाके बनवाया है इन्होंने। हम लोग एटॉमिक वेट को स्ट्रिक्टली फॉलो करें ना, तो यहाँ पर उन्होंने रियलाइज किया कि यहाँ क्लासिफिकेशन में कुछ कुछ एलिमेंट्स फिट नहीं हो रहे थे। तो ही इग्नोर्ड द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। तो इन्होंने एटॉमिक वेट वाली चीज को इग्नोर किया, थिंकिंग कि एटॉमिक मेजरमेंट हो सकता है, गलत हो सकता है, और यहाँ प्लेस कर दिया एलिमेंट्स जिनके सिमिलर प्रॉपर्टीज है ना, उनको साथ साथ डाल दिया। जैसे एग्जांपल में है आयोडीन। आयोडीन क्या है ना, विथ लोअर एटॉमिक वेट। आयोडीन का एटॉमिक वेट कम है, किससे, टेलुरियम से। तो टेलुरियम जो है ना वो ग्रुप 6 में है, और आयोडीन क्या है, टेलुरियम से कम वेट का है, तो उसको पहले होना चाहिए। लेकिन ये आयोडीन कौन से है, ग्रुप 7 में है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के साथ, बिकॉज यहाँ उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज है। नहीं समझ आया, फिर से
समझाती हूँ उनका पीरियोडिक टेबल। इसमें क्या है, यहाँ है आयोडीन, आयोडीन का वेट देखिए 126.9 है। ये है टेलुरियम, टेलुरियम का वेट देखिए 127.6 है। तो कौन किसका वेट ज्यादा है, टेलुरियम का ज्यादा है, आयोडीन का कम है। इसका मतलब आयोडीन को टेलुरियम से यहाँ होना चाहिए था, पीछे होना चाहिए था। लेकिन कि आप तो एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज करें ना, लेकिन आयोडीन किसके साथ है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के साथ है, बिकॉज इनकी प्रॉपर्टीज सेम हो रही है, इसलिए क्या ग्रुप 7 में डाल दिया, जबकि ये टेलुरियम जिसका आयोडीन से ज्यादा वेट है वो ग्रुप 6 में ही आ रहा है। तो यहाँ तो कुछ तो गड़बड़ी है भाई। और एट द सेम टाइम इनका प्राइमरी एम था अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, सिमिलर प्रॉपर्टीज का सिमिलर ग्रुप। इन्होंने क्या किया, ही प्रपोज्ड कि सम ऑफ द एलिमेंट्स जो है ना अभी भी डिस्कवर नहीं हुए हैं, इसलिए इन्होंने बोला कि हम ना कुछ गैप्स छोड़ देते हैं इस टेबल में, कुछ जगह छोड़ देते हैं उन एलिमेंट्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल क्या है, गैलियम और जर्मेनियम। तो गैलियम और जर्मेनियम ना उस समय पे नहीं डिस्कवर हुए थे, लेकिन इन्होंने मेंडलीव जिन्होंने ये पीरियोडिक टेबल को पब्लिश किया है ना, उन्होंने एल्यूमिनियम के नीचे और सिलिकॉन के नीचे एक गैप छोड़ दिया था। इसी के लिए गैप छोड़ दिया था क्योंकि उनको पता था कि आगे एक ये दो एलिमेंट्स डिस्कवर होने वाले, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए इन्होंने गैप छोड़ा था। याद रखिएगा कि इन्होंने छोड़ा था, मेंडलीव ने छोड़ा था। और का नाम क्या पड़ा था, एक का एल्यूमिनियम और एक का सिलिकॉन पड़ा था। तो एल्यूमिनियम के नीचे भी गैप छोड़ा, सिलिकॉन के नीचे भी गैप छोड़े, तो इसमें क्या हुआ, एक का एल्यूमिनियम और एक का सिलिकॉन नाम से इन एलिमेंट्स को जाना गया था। मेंडलीव ने ना ही सिर्फ ये कि गैलियम और जर्मेनियम नाम के कोई एलिमेंट आएंगे इनका एग्जिस्टेंस बताया, बल्कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी बता दी इन्होंने। और जो बाद में जब ये डिस्कवर हुए तब पता चला भाई मेंडलीव ने तो सच्ची सच्ची बोल के गया था। आप यहाँ देख सकते हैं, तो मेंडलीव ने प्रिडिक्ट किया एक का एल्यूमिनियम दैट इज गैलियम और एक का सिलिकॉन क्या है, जर्मेनियम का प्रिडिक्शन किया। और बाद में जब देखा गया तो हाँ ये देखिए एक का एल्यूमिनियम का प्रिडिक्शन है, और जब गैलियम का फाउंड हुआ तो उसी के आसपास देखिए यहाँ 68 का एटॉमिक वेट इन्होंने बताया था, यहाँ 70 का आया है। यहाँ पर इन्होंने डेंसिटी 5.9 का बताया था, यहाँ 5.94 आया है। और वैसे ही एक का सिलिकॉन का भी प्रिडिक्ट किया था। तो जब जर्मेनियम का फाउंड हुआ तब देखा गया हाँ जो इन्होंने प्रिडिक्ट किया था ऑलमोस्ट उसी की तरह आया गया है। तो ये किया था मेंडलीव ने प्रिडिक्शन। तो ये जो मेंडलीव का क्वांटिटेटिव प्रिडिक्शन है ना इतना बोल्ड था, एंड द इवेंचुअल सक्सेस, इसके कारण ये जो पीरियोडिक टेबल है ना वो फेमस हो गया और 1905 में ये पब्लिश हो गया, सब जगह चला गया। तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा, चलिए जल्दी से क्विक रिकैप एक बार करते हैं। यहाँ देखिए प्राउड्स हाइपोथेसिस क्या है, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट इसका क्या मतलब है मैं आपको बता देती हूँ। ये बोलते हैं कि एलिमेंट्स जो होते हैं ना वो कैसे बनते हैं, जब हाइड्रोजन से कंबाइन करते हैं, हाइड्रोजन और उसके आइसोटोप से, तब जाके बनते हैं। लेकिन इसका डिमेरिट क्या था, यहाँ मास कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है, इसलिए ये प्राउड्स हाइपोथेसिस नहीं चला। फिर लैवोसियर क्लास आ गया, जहां पर उन्होंने बताया कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के होते हैं। मेटल्स जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं और नॉन मेटल्स जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। डिमेरिट क्या था, जैसे ही अब मेटलॉइड आए जो कि ना ही मेटल वाली फुली प्रॉपर्टी शो करते थे, नॉन मेटल वाली, तो डिस्कवरी ऑफ मेटलॉइड के साथ ही ये लवॉइसर का जो ये क्लासिफिकेशन था वो खराब हो गया। साथ में मेटल क्या था, कॉइनेज मेटल था और इनर्ट मेटल भी आने लगे। नाउ फिर आते हैं हमारे डोमिनियर का ट्राइड, जो मैंने आपको बताया 1829 में, जिन्होंने बोला कि आगे पीछे को अगर आप जोड़ के डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो इसको इस ट्रिक से याद रख लीजिए। एक है लीना, लीना की कस बे CBI आ गई। ओके, तो ये हो गया। नाउ डिमेरिट क्या है, यहाँ सारे एलिमेंट्स नहीं इस तरीके से अरेंज किए जा सकते। फिर न्यूलैंड का ऑक्टेव्स वाला रूल, जो 8th एलिमेंट रहता है उसका सेम होता है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, लेकिन ये कैल्शियम के आगे सही नहीं था और नोबल गैस भी डिस्कवर होने लगे, तो ये वाली भी क्लासिफिकेशन नहीं चली। एक आता है लोथर बेयर का कर्व, ये भी एक्सपेरिमेंट जरूरी है बिकॉज यहाँ पर उन्होंने क्या किया, एटॉमिक मास को एटॉमिक वॉल्यूम से ऐसे क्या बोलते हैं ग्राफ प्लॉट किया। जब ग्राफ प्लॉट हुआ ना तो इन्होंने देखा जो ये वाली पोजीशंस थी, ये ऊपर वाली पोजीशन एल्कलाइन मेटल्स ने ली। अब ये एल्कलाइन मेटल क्या है, एल्कलाइन मेटल ऐसे भी अभी आगे भी आपको पढ़ाने वाली पीरियोडिक टेबल में, लेकिन मैं आपको बता दूं जो ली रा की रब से फरियाद वाली जो है ना वो है हमारी बेसिकली अल्कलीन मेटल। ओके, नाउ उसके बाद क्या देखा गया कि जो एसेंडिंग वाले में जा रही है, एसेंडिंग वाले ग्राफ में क्या क्या पाया गया, वो पाए गए हैलोजेंस वाले एसेंडिंग ग्राफ में पाए गए, और डिसेंडिंग में कौन पाए गए, एल्कली अर्थ मेटल। सबसे बेस पे पोजीशन होता है मेटलॉइड या ट्रांजिशन मेटल का, ये बेस पे यहाँ पोजीशंस होते हैं। तो याद रखिएगा, सबसे टॉप पे एल्कलाइन, सबसे बेस पे मेटलॉइड या ट्रांजिशन मेटल, असेंडिंग पोजीशन पे आपके हैलोजेंस और डिसेंडिंग पोजीशन पे एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं। ये लोथर बेयर का कर्व था जब उन्होंने एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम को ग्राफ पे प्लॉट किया। मेरिट क्या था, सबसे पहली बार ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिला है। और डिमेरिट क्या है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और प्रैक्टिकल तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर आता है मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, इन्होंने एटॉमिक मास के हिसाब से बेसिकली अरेंज किया था, 63 एलिमेंट्स
उस समय के थे, जहां पर उन्होंने ग्रुप 8 बनाया था, पीरियड बनाया था और एक इनर्ट गैस के लिए 0 ग्रुप छोड़ा था, ठीक है। और यहां तक कि उन्होंने फ्यूचर के एलिमेंट्स के लिए भी स्पेस छोड़ा था, जो कि मैंने आपको एनसीईआरटी पढ़ाते वक्त बताया है। यहां पर उन्होंने बेरिलियम का भी एक करेक्ट एटॉमिक मास बताया गया, बिकॉज पहले क्या था 13.5 बताया जा रहा था, बट व्हाट इज करेक्ट, 9 इज करेक्ट, उन्होंने ही बताया। बट डिमेरिट क्या है, यहाँ जो हाइड्रोजन था उसकी जगह फिक्स्ड नहीं थी, यहाँ आइसोटोप की भी जगह डिफाइंड इन्होंने नहीं की थी। और एनालोमस जो पेयर्स थे, आर्गन क्रिप्टन हो गया, टीएल एंड आयोडीन वगैरह का हो गया, ये भी अच्छे से इन्होंने नहीं बताया था। तो ये हो गया आपका, बेसिकली मैंने सब चीज रिवाइज कर दी है। अब हम जानते हैं आज का मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, और आज जो आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं ना वो कैसे। अब देखिए एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन तो पढ़ा रही हूँ, लेकिन उससे भी जरूरी है कि आप लोग प्रॉमिस करिए कि क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करेंगे। लेकिन एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करें, तो बहुत आसान है। आप अपने फोन पे मेमो नीट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के लिए ही अवेलेबल है। अगर मैं अभी आपको दिखाऊं, पीरियोडिक टेबल वाला ही चैप्टर खोल के देखते हैं, जहां देखिए PYQ मार्क्ड एनसीईआरटी रीड करने के लिए मिलेगा, और यहाँ ऑलरेडी इंपॉर्टेंट लाइन आपको हाईलाइटेड मिलेगी। ऊपर से जैसे ही आप किसी लाइन पे क्लिक करेंगे तो आपको उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इन क्वेश्चंस का आप आंसर देंगे, गलत होगा सही होगा जो भी होगा, आपकी प्रोग्रेस को डिटेल में शो करता है ये। उसके बाद एंड में प्रैक्टिस सेशन, एनसीईआरटी स्ट्रक्चर के एग्जैक्ट अकॉर्डिंग टॉपिक एंड सब टॉपिक वाइज लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी क्वेश्चंस मिलते हैं। उसके साथ साथ मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चन, और यहाँ तक कि नीट 2027 में प्रिडिक्ट होने वाले क्वेश्चंस भी ये शो करता है। और प्रूफ ये है कि रीनीट 2026 में 94% मैच डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यहीं से आया है। अगर एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन नीट में है, वो भी सेपरेटली मेंशन्ड है। उसके लास्ट में आपको रिवीजन भी मिलता है, जहां पर ऑटोमेटिकली आपकी रिवीजन पर डे शेड्यूल होती है, और ये हर दिन आपको डेली टारगेट देता है, यानी एक कंसिस्टेंसी भी मेंटेन रहेगी कि आपको आज रिवीजन फिर से करना है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके मेमो नीट ऐप डाउनलोड करिए एंड अपनी एनसीईआरटी बेस्ड प्रैक्टिस शुरू करिए। तो जो मेंडलीव का भी हमने देखा कि रीसेंट कौन सा है, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है। अब मॉडर्न बनने के लिए उस समय जब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाया था ना, उस समय एटम के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में उतना पता नहीं था, ठीक है। फिर क्या होता है, बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी में सब एटॉमिक पार्टिकल्स की खोज होने लगी। 1913 में एक इंग्लिश फिजिसिस्ट थे हेनरी मोजले, उन्होंने क्या देखा है, एक्सरे का स्पेक्ट्रा देखा है एक एलिमेंट का, ओके, और इन्होंने प्लॉट किया ऑन द ग्राफ, क्या यहाँ वी का मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी। तो उन्होंने क्या देखा ना कि जब फ्रीक्वेंसी के अंडर रूट को इन्होंने एटॉमिक नंबर के साथ प्लॉट किया तो एक स्ट्रेट लाइन मिला, जबकि एटॉमिक मास के साथ जब प्लॉट किया तो टेढ़ी मेढ़ी लाइन मिली। यानी इनको लगा कि एटॉमिक नंबर जो है, बिकॉज यहाँ इनको स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, इसलिए ज्यादा फंडामेंटल होगा देन एटॉमिक मास। तो अभी तक जितना कुछ भी चल रहा था वो क्या चल रहा था, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे यहाँ खोज होते गई, फिर देखा गया कि भाई एटॉमिक नंबर ज्यादा वायबल है रादर देन एटॉमिक मास। तो यहाँ पर फिर मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ में कुछ मॉडिफिकेशन की गई थी। मेंडलीव का जो पीरियोडिक लॉ मैंने आपको बताया था उसमें क्या था, एंड में था एटॉमिक मास, है ना। लेकिन अब जो मॉडिफाइड रूल निकला वो क्या है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एलिमेंट्स की पीरियोडिक फंक्शंस में होती है अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। तो ये फाइनल मॉडिफिकेशन अब हो गया है कि क्या है, एटॉमिक नंबर के हिसाब से अब जो पीरियोडिक टेबल बनेगा वो बनेगा, ओके। नाउ तो क्या है ना, एक पिच ब्लेंड होता है। पिच ब्लेंड क्या होता है, ओर ऑफ यूरेनियम होता है, याद रखिएगा, यूरेनियम के ओर को पिच ब्लेंड कहते हैं। उससे ना क्या क्या पाए गए थे, नेप्टूनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, एक्टीनियम हो गया, प्रोटो एक्टीनियम हो गया, ये पाए गए थे। तो ये क्या थे, 94 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स थे, ठीक है। उसके साथ साथ क्या हुआ कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अब आर्टिफिशियली यानी लैब्स वगैरह में शॉर्ट लिव्ड एलिमेंट्स भी बनाए जा रहे हैं, तो उनको भी रखा गया था। यहाँ पर यू में रिकॉल कि जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, इक्वल टू द न्यूक्लियर चार्ज होता है, यानी कि कितने नंबर्स ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है या फिर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एक न्यूट्रल एटम में। तो एटॉमिक नंबर तो यही होता है। और यहाँ पर आती है कि इजिली हो जाता है कि क्या सिग्निफिकेंस है क्वांटम नंबर्स की एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इन द पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट। यानी इसीलिए यहाँ पर जब आप एलिमेंट्स को पीरियोडिक बेसिकली पीरियोडिसिटी के हिसाब से अरेंज करेंगे, तो यहाँ जब आप एटॉमिक नंबर के हिसाब से करने वाले हैं, इसका मतलब यहाँ आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की भी जरूरत पड़ेगी और क्वांटम नंबर की भी जरूरत पड़ेगी। जैसे जैसे इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में कुछ ना कुछ अगर वेरिएशन आएगा तो इससे क्या होगा, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होती है। नाउ यहाँ पर क्या होता है कि पीरियोडिक टेबल में ना बहुत सारे चेंजेस टाइम टू टाइम आते रहते हैं। यहाँ पर कुछ फॉर्म्स जो होते हैं वो एम्फसाइज करते हैं केमिकल
रिएक्शंस एट वैलेंस, वेयरएज कुछ बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे स्ट्रेस करते हैं। द मॉडर्न वर्जन जो आज का है पीरियोडिक टेबल, वो क्या है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल होता है। ये मोस्ट कन्वीनियंट है और वाइडली यूज्ड होता है। जहां पर जो हॉरिजॉन्टल रोज होता है, जिसको मेंडलीव सीरीज बुलाया करते थे, उसको हम लोग अब क्या बुलाते हैं, पीरियड्स बुलाते हैं, और वर्टिकल कॉलम को ग्रुप बुलाते हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं ये पीरियड क्या है, ग्रुप क्या है। तो ये है हमारा आज का पीरियोडिक टेबल। तो इसमें ये ऐसे ऐसे अगर आप देखेंगे ना, तो ऐसे ऐसे सारे पीरियड्स हैं, जबकि अगर आप ऐसे ऐसे देखेंगे तो ग्रुप है। तो देखिए ग्रुप टोटल कितने हैं, 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 4 ग्रुप, 5 ग्रुप, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, टोटल में 18 ग्रुप है। लेकिन अगर आप वही देखेंगे पीरियड्स कितने हैं, तो पीरियड्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल 7 पीरियड है। इसको मत गिनिएगा, ये बेसिकली क्या होता है ना, लेंथेनॉइड और एक्टिनम जो है ना, इसी को ये यहाँ पर लिखा है, ये मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। बस अभी इतना समझिए कि अभी का क्या है, पीरियड और ग्रुप के हिसाब से किया गया है। ओके, नाउ यहाँ पर सिमिलर आउटर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, अरेंज्ड इन वर्टिकल कॉलम्स रेफर टू एज ग्रुप्स या फैमिलीज कहा जाता है। अभी कंफ्यूज मत होइए, अभी मैं बिल्कुल डिटेल में अपने नोट्स से इसको पढ़ाऊंगी ना, तो आपको ये पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। फिर भी एक बार मैं पहले एनसीईआरटी रीड करवा देना चाहती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC, यहाँ पर क्या है ना, हम लोग इसको नंबरिंग देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से। लेकिन पहले कैसे दिया जाता था ना, पहले दिया जाता था इस तरीके से, 1A हो गया, 2A हो गया, इस तरीके से नंबरिंग दी जाती थी। तो यही यहाँ पर भी मेंशन है। और एंड वाले को जो ये हम लोग 18th नंबर देते रहे, इसको पहले 0 नंबरिंग दी जाती थी, इसको 0 ग्रुप कहा जाता था, पहले का बता रहे हैं। ओके, नाउ ऑल टुगेदर मैंने बताया इसमें टोटल 7 पीरियड्स होते हैं। द पीरियड नंबर जो होता है वो हाईएस्ट क्वांटम नंबर से होता है। ये अभी समझने की जरूरत नहीं है, ये मैं अभी आगे बताने वाली हूँ, तो अभी कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट पीरियड में क्या क्या होता है ये अभी मैं आपको समझा देती हूँ, और फिर ये आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ओके, देखिए तो ग्रुप 1 to 80 वर्टिकल होता है, और पीरियड 7 कितने होते हैं, टोटल 7 होते हैं, हॉरिजॉन्टल पीरियड्स होते हैं। तो पीरियड्स क्या है, ये हॉरिजॉन्टल वाले पीरियड्स हो गए, और सीधे सीधे क्या हो गए, ग्रुप हो गए। ये जो हमारा ये क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। अभी का जो पीरियोडिक टेबल है ये कैसे, अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर हमने कर रखा है। ओके, एटॉमिक नंबर के हिसाब से 1, 2 आप यहाँ देख सकते हैं, एटॉमिक नंबर्स लिखे। और एटॉमिक नंबर का क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन वगैरह ही होता है। तो इस बेसिस पे हमने कर रखा है। अब इसको ना हमने डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड कर रखा है। इसमें क्या है, ये वाला जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक बोलते हैं। ये वाला जो होता है ना, इतनी दूर वाले एलिमेंट्स को डी ब्लॉक बोलते हैं, इतनी दूर वाले को हम पी ब्लॉक बोलते हैं, और ये वाले को हम लोग एफ ब्लॉक बोलते हैं। तो ये SPDF आया कहां से, तो कौन सा इलेक्ट्रॉन, बेसिकली कौन से सबशेल में आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, उसी के हिसाब से ये होता है। तो सबसे पहले डिटेल में हम लोग एस ब्लॉक को जानते हैं। तो एस ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1 से 2। ये क्या मतलब हुआ बताती हूँ। देखिए एस ब्लॉक में ना आपको ने अगर देखा होगा तो यहाँ क्या लिखा होता है, ये जो H होता है वो एस ब्लॉक का एलिमेंट नहीं होता है। एस ब्लॉक बस यहाँ से होता है, ठीक है, यहाँ से इतनी दूर जो होते हैं एलिमेंट्स ये सारे होते हैं बेसिकली एस ब्लॉक के एलिमेंट। हाइड्रोजन इज नॉट अ एस ब्लॉक एलिमेंट, ये याद रखिएगा। ओके, तो इसमें से ये वाला जो होता है ना, लीडा की रब से फरियाद, ये क्या होते हैं, इनको बोलते हैं अल्कली मेटल्स। और वही ये वाले जो बेबक का सरबरा, ये क्या है, ये है अल्कली अर्थ मेटल इसको कहते हैं। ओके, अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो कितना आता है, तो देखिए जैसे अगर मैं आपको निकालती हूँ, सोडियम का निकाल के दिखाती हूँ। सोडियम 11 होता है, सोडियम का 11 होता है, तो क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s1। तो अगर आप यहां ध्यान देंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में गया है, यहां गया है एस वाले सबशेल में, आपका आखिरी इलेक्ट्रॉन गया है, इसलिए क्या होता है, एस ब्लॉक होता है। तो अब आपको ये समझ आ गया कि SPDF कैसे होता है। वही अगर मान लीजिए ये नहीं होता, ओके, यहाँ पर P पे अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है तो ये कौन से में चला जाता, P ब्लॉक पे चला जाता है। बट यहाँ क्या है 3s1 है, तो यहाँ क्या है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में जा रहा है, इसलिए कौन से एस ब्लॉक का एलिमेंट हो जाता है। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नाउ अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, एंड में देखिए, एंड में क्या है 3s1 है। तो इसको अगर हम लोग जनरली लिखते हैं तो इसको NS1 हो सकता है या NS2 के फॉर्म में हो सकता है। जैसे अगर मैं आपको कैल्शियम का लिख के दिखाऊं तो कैल्शियम का कितना होता है 20, तो कैल्शियम 20 का होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। तो अब आपको देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में जा रहा है, तो कैल्शियम तो एस ब्लॉक में है ही, और साथ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसका ये जो 4s2 है हम लोग इसको लिख सकते हैं NS2। तो अगर आप देखेंगे ना तो NS2 हो गया या NS1 के फॉर्म में ही आता है। तो यहाँ देखिए ये जब मैंने सोडियम का निकाला था तो NS1 के फॉर्म में आया था, यहाँ NS2 के फॉर्म में आ रहा है। तो यही होता है आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर कहीं आपको मिल रहा है NS1 या NS2 के फॉर्म में कोई चीज मिल रही है तो समझ जाएगा वो एस ब्लॉक में आ रहा है। मान लीजिए अगर 3s1 मिलता या 5s1 मिलता तो
समझ जाइए ये क्या है, एस ब्लॉक का ही एलिमेंट है। अब आते हैं पी ब्लॉक पे। जो हमारा पी ब्लॉक होता है ना, इसके जो टॉप वाले एलिमेंट्स देख रहे हैं उससे इसे इसके बेसिकली फैमिली का नाम पड़ता है। तो सबसे ऊपर है बोरॉन, तो ये वाली पूरे को ना क्या बोलते हैं हम लोग, बोरॉन फैमिली बोलते हैं। वैसे यहाँ देखिए कार्बन, तो ये वाले पूरे को क्या बोलते हैं, कार्बन फैमिली बोलते हैं। वैसे यहाँ देखिए नाइट्रोजन, तो ये वाले पूरे को हम लोग नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं, या फिर एक और बोलते हैं नाइट्रोजेंस भी कहते हैं। तो ये ऊपर वाला ऑक्सीजन, तो ये वाले पूरे को हम लोग ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं। ये ऊपर वाला फ्लोरीन, तो ये वाले पूरे को फ्लोरीन फैमिली बोलते हैं। तो ऑक्सीजन को ही एक और चाल्कोजेंस भी कहते हैं, और फ्लोरीन वाले को ये सबको क्या बोलते हैं, हैलोजेंस कहते हैं। तो ये हो गया आपका पी ब्लॉक के बारे में। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया NP 1 से 6, यानी अगर आपको कहीं भी ऐसा दिख जाए कि मान लीजिए 3p3 दिख गया तो समझ जाइएगा ये क्या हो गया। अगर 1 से 6 के बीच में यहाँ कोई भी नंबर है और n कुछ भी हो सकता है, तो ये क्या है, पी ब्लॉक का ही ये एलिमेंट होगा। ओके, और यहाँ पी ब्लॉक में आपका इनर्ट गैस भी आता है। ओके, नाउ नेक्स्ट कमिंग टू द डी ब्लॉक। अब जो आपका डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NS 1 से 2 और N-1 D में 1 से 10 फिल होता है। बट यहाँ पर एक आता है आपका पैलेडियम, जिसमें क्या होता है, जिसके कारण यहाँ पर 0 से 2 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आप पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो इसका S में 0 है और 4D 10 है, तो 5S 0 है, इसीलिए हम लोग NS 0 से 2 मानते हैं। और ये 0 सिर्फ पैलेडियम के कारण है, नहीं तो और सारे जितने भी एलिमेंट है आपके डी ब्लॉक के वो 1 से 2 होते हैं। ठीक है, अब टोटल डी ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स है, तो देयर आर टोटल 40 एलिमेंट्स इन डी ब्लॉक। ओके, नाउ इफ यू सी कि यहाँ डी ब्लॉक को ना बेसिकली ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है, एंड ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो यहीं तक होते हैं। ठीक है, दिस जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी एंड CN जो होता है, ये वाला जो होता है, ये आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते हैं। तो याद रखिए डी ब्लॉक का इतना पार्ट जो है यहाँ तक वो क्या होते हैं, आपके ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, और ये वाला को छोड़ के बस, ठीक है, ये आपके नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, ये और डिटेल में आपको DNF ब्लॉक में पढ़ना रहेगा। ओके, ये जो आपका होता है ये सारे मेटल्स आपके कॉइनेज मेटल्स होते हैं। ये जो होता है ये आपके वोलेटाइल मेटल्स होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका डी ब्लॉक कंप्लीट हो गया। डी ब्लॉक में ही आपका यहाँ 57 एंड 89 ये दोनों आपको नंबर्स याद रखने हैं, एटॉमिक नंबर, बिकॉज यहीं से फिर क्या शुरू होता है, अंदर के साइड कौन सा, आपका F ब्लॉक शुरू होता है। F ब्लॉक में ये वाली पूरी सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, लैंथिनम, और ये वाले एक्टिनम के कारण ये पूरे सीरीज को एक्टिनॉइड सीरीज कहते हैं। ठीक है, तो पीरियड कौन सा होगा, ये वाला 6th पीरियड होगा, ये वाला 7th पीरियड होगा। देखिए कंफ्यूज मत होइए, आप ध्यान से देखिए, यहाँ फर्स्ट आपका पीरियड है, 2nd पीरियड, 3rd पीरियड, 4th पीरियड, 5th पीरियड, 6th पीरियड, 7th पीरियड। अब आप सोचेंगे ये 8th होना चाहिए, ये 9th होना चाहिए, नहीं, अगेन सेइंग ये जो आप देख रहे हैं लैंथिनम और एक्टिनम, यही ये जो आपको ब्लॉक दिख रहा है ना, ये अंदर के साइड है, इसीलिए ये वाला 6th है, ये वाला 7th है। ओके, तो ये हो गया आपका 6th पीरियड, ये हो गया आपका 7th पीरियड। अब इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है, वो होता है NS2 N-1 D 0 से 1 और N-2 F 1 से 14 होता है। ये F ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। ठीक है, ये ग्रुप 3rd, इनको कौन से ग्रुप में डाला गया है, ग्रुप 3rd में डाला गया है। ग्रुप क्या हुआ, ये क्या है, ये 3rd ग्रुप है। 3rd ग्रुप में ही आपका यहाँ पर क्या होता है, आपका ये F ब्लॉक पाया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होते हैं, टोटल 14 एलिमेंट्स होते हैं 90 से 103। ये जो लैंथिनम और जो एक्टिनम होता है, दिस इज नॉट योर F ब्लॉक। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि लैंथिनम और एक्टिनम भी क्या F ब्लॉक का एलिमेंट है, नहीं, ये आपके D ब्लॉक का एलिमेंट है। ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये आपके नीचे वाले एलिमेंट सारे F ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि यहाँ यूरेनियम आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा, यूरेनियम के बाद वाले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना उनको ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स कहते हैं, ये सारे रेडियो एक्टिव होते हैं। सो दिस इज योर पीरियोडिक टेबल। अब इसमें इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है, दैट इज योर ये नोबल गैस की हीलियम 2 है, नियॉन 10 है, आर्गन 18 है, 36, 54, 86 एंड 118। और ये जो है वो रिसेंटली डिस्कवर्ड वाला है, डिस्कवर रिसेंटली होगा, उसी का सबसे एंड वाला नंबर होगा अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस यूज करेंगे तो, है ना। अब एक और यहाँ इंपॉर्टेंट चीज लिखी है कि जो आपका पहला पीरियड होता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें 2 ही एलिमेंट्स होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, इसीलिए ये वेरी शॉर्ट पीरियड इसको कहा जाता है। जो आपका ये सेकेंड वाला आपका पीरियड होता है, ये वाला पीरियड, उसमें 8 एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए इसको शॉर्ट पीरियड कहा जाता है। जो आपका 3rd पीरियड होता है उसमें 8
एलिमेंट होते हैं, इसलिए इसको भी शॉर्ट पीरियड कहा जाता है। अब फोर्थ पीरियड जो होता है उसमें 18 एलिमेंट होते हैं, और फिफ्थ पीरियड में भी 18 एलिमेंट होते हैं, इसलिए इनको लॉन्ग पीरियड कहा जाता है। जो आपका सिक्स्थ पीरियड होता है उसमें 32 एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए इसको वेरी लॉन्ग पीरियड कहा जाता है। अब आप बोलेंगे नहीं नहीं, फिफ्थ पीरियड में भी इतने ही एलिमेंट हैं, सिक्स्थ पीरियड में भी इतने ही एलिमेंट हैं, कैसे भाई? मैंने अभी तो आपको बताया ना, लैंथिनम की ये अंदर की तरफ विजुअलाइज करेगा तो ये वाली सीरीज है, यानी टोटल कितने हैं सिक्स्थ पीरियड में, ये भी है और ये वाले भी एलिमेंट्स है, इसलिए 32 एलिमेंट्स है। वैसे ही सेवंथ पीरियड में क्या 32 एलिमेंट्स है, इसलिए इनको क्या वेरी लॉन्ग पीरियड कहा जाता है। ठीक है, अब अगर आप अपनी एनसीईआरटी देखेंगे तो मैं ऑलरेडी ये सब चीजें डिस्कस कर चुकी हूँ। ओके, अभी हम क्या बात करते हैं, नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स, किस तरीके से जो 100 से ज्यादा के एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स होते हैं तो उनका नाम कैसे, नामकरण कैसे हो। देखिए, जो भी न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर होते हैं पहले या तो डिस्कवरर के ही बेसिकली नाम पे रखा जाता था, जो उसको डिस्कवर करता था उन्हीं के नाम पे रख दिया जाता था। अब जो न्यू एलिमेंट्स जिनकी वेरी हाई एटॉमिक नंबर होती है वो बहुत ज्यादा ही अनस्टेबल होते हैं एंड ये बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटीज में होते हैं। समटाइम्स ओनली अ फ्यू एटम ऑफ देम आर ऑब्टेन, यानी कि बहुत कम, कभी कभी जब ऑब्टेन होता है, जब न्यू न्यू खोज होती है तो बहुत कम एटम देखने को मिलता है बेसिकली। देयर सिंथेसिस एंड कैरेक्टराइजेशन इसीलिए रिक्वायर सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट, लैबोरेटरीज वगैरह की जरूरत पड़ती है। अब देखिए, साइंटिस्ट इससे पहले कि रिलायबल डाटा वगैरह का खोज कर पाए वो चाहते हैं कि भाई बेसिकली वो एलिमेंट का नामकरण तो हो जाए। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए, अमेरिकन और सोवियत साइंटिस्ट ने मिलकर बताया कि हमने एलिमेंट नंबर 104 की खोज कर दी है। तो एलिमेंट जो अमेरिकन थे उन्होंने इसका नाम रख दिया रदरफोर्डियम, और जो सोवियट्स थे उन्होंने उसका नाम रख दिया कुर्चाटोवियम। तो आप सोचिए, एक ही एलिमेंट 104 एलिमेंट के दो नाम अलग अलग, क्योंकि अलग अलग साइंटिस्ट ने खोज की, जिस कंट्री का हुआ वो अपने अपने नाम रखे। तो ये प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए IUPAC ने एक सिस्टमिक नॉमेनक्लेचर बताया, जहां पर हम लोग न्यूमेरिकल रूट्स क्या होता है वो बताते हो। देखिए, एंड में बस EM ऐड कर देना है। कैसे? देखिए, जो 0 होगा उसको निल कहेंगे, 1 को अन कहेंगे, 2 को बाई कहेंगे, 3 को ट्राई। अब जैसे मान लीजिए 302 एलिमेंट है तो क्या करेंगे, 3 है तो यानी ट्राई, 0 यानी कि निल और 2 यानी कि बाई, तो ट्राई निल बाई यम, इस तरीके से इसका नाम रख देंगे। तो ये हो गया आपका नॉमेनक्लेचर कैसे IUPAC के थ्रू होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आप देखिए IUPAC नॉमेनक्लेचर वाला नाम कैसे है और ऑफिशियल नाम क्या है, ये थोड़ा बहुत पूछ लिया जाता है। अब हम आ रहे हैं वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सबसे आसान तरीके से आज आपको बताने वाली हूँ। तो अब इसमें क्या है, आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कंसेप्ट आता है, जिसको ऑलरेडी मैंने 15 मिनट के अंदर बिल्कुल ही आसान तरीके से समझा रखा है। आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। वैसे अभी के लिए मैं थोड़ा सा बेसिक्स आपको बता देती हूँ। उससे पहले 1s की फिलिंग होती है, देन 2s की, देन 2p, फिर 3s की, फिर 3p, फिर 4s की, फिर 3d की फिलिंग होती है। इस तरीके से फिलिंग होते जाती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए कुछ नहीं, आप पहले लिखिएगा 2 बार SS, ऐसे SS, फिर PS PS, फिर DPS, देन FDPS। ओके, उसके बाद जो S वाला है उसका नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद आप P की नंबरिंग करिए, तो P कहाँ से शुरू होता है, 2 से शुरू होता है, P 1 से शुरू नहीं होता है, इसलिए P का 2 3 4 5 6 7 है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा आपका, D होगा, तो D कहाँ से शुरू होता है, 3 से शुरू होता है, 2 से शुरू नहीं होता है, तो P 4 5 6। उसके बाद F का 4 से शुरू होता है, 4 एंड 5। इस तरीके से आप लिख देंगे। उसके बाद जितने इलेक्ट्रॉन्स आते जाएंगे आप फिल करेंगे। S में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, P में कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, तो आप इसके लिए ये रेफर करिए, S में 2 इलेक्ट्रॉन ही फिल हो सकते हैं, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10। और डिटेल में आई रिकमेंड कि आप वो 15 मिनट वाली मेरी वीडियो देख ले। अभी के लिए हम यहाँ देखते हैं। तो आप देखिए, फर्स्ट 30 एलिमेंट्स का आपको यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो हो रहा होगा, जिसमें अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें देखिए 1s है दोनों ही, तो ये फर्स्ट पीरियड में जा रहा है। जब 2s और 2p फिल हो रहे हैं, आप देखिए 2s और 2p फिल हो रहे हैं, तब ये वाले सारे एलिमेंट्स आपके सेकेंड पीरियड में आ रहे हैं। जहाँ पर 3s जहाँ से शुरू हुआ फिल होना, 3s 3p, वो सारे क्या हो गए, थर्ड पीरियड के एलिमेंट हो गए। वैसे यहाँ देखिए, यहाँ से जहाँ से 4s शुरू हो गया वहाँ से फोर्थ पीरियड के एलिमेंट शुरू हो गए। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा विजुअलाइज कर सकते हैं। वैसे तो और डिटेल में अभी मैं आपको पढ़ाती हूँ। तो देखा जाए तो आपका फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, ये आपका पीरियोडिक टेबल अगर आप इमेजिन करेंगे तो डी ब्लॉक के इतने एलिमेंट होते हैं। यहाँ पर 3D 4D 5D 6D फिलिंग होती है। यहाँ पर जो आपके P ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो 2P 3P 4P 5P
6p 7p इस तरीके से होता है। और यहाँ पर आपका S ब्लॉक के एलिमेंट्स ही होते हैं, यहाँ 2s 3s 4s 5s 6s 7s इस तरीके से फिलिंग होती है, और नीचे आपके F ब्लॉक के यानी 4f 5f होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर कोई आपसे बोले कि कौन सा सबशेल फिल है कौन से पीरियड में, इसके लिए ये आपका फॉर्मूला होता है जहाँ n जो होता है आपका पीरियड नंबर होता है, यानी कि आपका जो भी पीरियड नंबर है आप यहाँ ये वाले फॉर्मूला में पुट करेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि कौन सा सबशेल फिल हो रहा है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अगर कोई बोले कि किसी पीरियड में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो उनका दो तरीका होता है फाइंड आउट करने का। सबसे पहला आप mn स्क्वायर कर सकते हैं। mn स्क्वायर क्या होता है, m का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, और n स्क्वायर, n क्या होता है आपका पीरियड नंबर। अगर पीरियड नंबर ऑड होता है तो n की वैल्यू होती है p प्लस 1/2, अगर p इवन है यानी पीरियड नंबर इवन है तो p प्लस 2/2 होती है आपकी n की वैल्यू। तो इस तरीके से भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड निकाल सकते हैं, लेकिन उससे भी आसान तरीका बताती हूँ, आप खुद देख लीजिए। देखिए जब फर्स्ट पीरियड होता है तो उसमें क्या मैंने बोला 1s की फिलिंग होती है। अब आप सोचिए s में कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, इसीलिए फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट होते हैं। वैसे अब देखिए सेकंड पीरियड के केस में 2s और 2p की फिलिंग होती है, इसमें s में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, p में 6 हो सकते हैं, तो 2 + 6 8, यानी सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स होते हैं। वैसे ही आप आगे देख सकते हैं। फिर एक आपको ट्विस्टिंग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अगर एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन जा सकते होते तो फोर्थ पीरियड में कितने एलिमेंट होते। तो आप खुद सोचिए, हम क्या कर रहे हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में फिल कर रहे हैं। अगर 3 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते होते तो क्या होता है, s में 3 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, d में टोटल 5 है तो 5 × 3 यानी 15 एलिमेंट्स d में आ जाते तो 15 हो जाते, और p में 3 है तो 3 × 3 तो 9, यानी कि यहाँ पर 9 हो जाते। तो यहाँ क्या है 3 + 15 + 9 = 27 एलिमेंट्स इन टोटल होते अगर एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते। तो अभी हम वेरी इंपॉर्टेंट चीज प्रिडिक्शन ऑफ कैसे पीरियड, आपका ग्रुप नंबर ब्लॉक कैसे प्रिडिक्ट करते हैं वो सब हम देखने वाले, वेरी इजी। अगर किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया जाए तो आप उसका पीरियड कैसे निकालेंगे, कुछ भी नहीं करना है आपको, दे दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आप चेक करिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, ये शुरू वाले जो होते हैं उनको कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आप चेक करिए जो सबसे हाईएस्ट होगा वही उसका पीरियड नंबर होगा, यानी यहाँ देखिए 3 सबसे हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है तो ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, वेरी इजी। नेक्स्ट, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना गिवन हो तो आप नोबल गैस का हेल्प ले सकते हैं। कैसे, आपको एटॉमिक नंबर गिवन होगा, जैसे देखिए कोई एलिमेंट दिया है x है, उसका एटॉमिक नंबर 13 है, आप बताइए कौन से पीरियड में लाई कर रहा होगा। आप नोबल गैस की हेल्प लीजिए। देखिए नोबल गैस हमेशा याद रखिए 2 10 18 36 54 एंड 86। अब देखिए 13th जो होगा वो क्या होगा, ये 18 के पीछे ही होगा 13, यानी ये आर्गन जो है वो कौन से पीरियड में है, थर्ड पीरियड का है, तो 18 के पीछे ही 13 होगा, इसलिए वो भी थर्ड पीरियड का ही एलिमेंट होगा। अब एक और तरीका होता है, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन हो तो आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जोड़ के आप इसका एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ 2 + 2 4 4 + 6 10 10 + 2 12 एंड 3 15, यानी 15 एटॉमिक नंबर जो है, और उसके बाद 15 एटॉमिक नंबर आपका निकल गया। बस अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद होगा तो आप इजीली पता कर लेंगे कि कौन से पीरियड का एलिमेंट है। नेक्स्ट, ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं। तो ग्रुप नंबर निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको एटॉमिक नंबर प्लस में 18 माइनस में एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट हाईएस्ट इनर्ट गैस, यानी कि कोई एलिमेंट गिवन है उसका आपको एटॉमिक नंबर दे दिया 32 और कह रहा है बताइए ग्रुप नंबर निकाल के, कुछ नहीं करिए, 32 प्लस में 18 कर दीजिए, माइनस में उसके नेक्स्ट, देखिए 32 के अगला जस्ट नेक्स्ट आपको कौन सा आपको इनर्ट गैस मिलेगा, आपको क्रिप्टन मिलेगा, दैट इज 36, यानी आपको उसका ये 36 को माइनस कर देना है तो आपको क्या मिल जाएगा 14 मिलेगा। एंड व्हाट इज दिस, 14 इज योर ग्रुप नंबर। ये 32 जो है वो 14th ग्रुप का एलिमेंट होगा। अगर कोई ब्लॉक निकालने के लिए कहे तो आप खुद सोचिए, जो फर्स्ट ग्रुप और जो सेकंड ग्रुप में होगा वो क्या होगा, आपका एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा, जो 3 से 12 के बीच के ग्रुप में होगा वो डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा, और जो 13 से 18 के बीच के होंगे वो पी ब्लॉक के एलिमेंट होंगे। अब देखिए आपने ग्रुप नंबर निकाल लिया अगर एटॉमिक नंबर गिवन हो तो। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दे तो कैसे ग्रुप नंबर निकालेंगे। अगर आपको ब्लॉक गिवन हो ना तो आप ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे, तो ऐसे ब्लॉक जैसे गिवन है तो वहां पर आप उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखेंगे कि कितने NS इलेक्ट्रॉन्स है, जितने NS इलेक्ट्रॉन है वही हो जाएगा आपका ग्रुप नंबर। जैसे अभी डी और ब्लॉक का मैं दिखाती हूँ, देखिए यहाँ पर क्या है, आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, आप क्या इसमें क्या होता है NS + N-1 D इलेक्ट्रॉन आपको सर्च करना रहता है। तो क्या है NS कितना
है आपके 2 इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है, तो 2 प्लस में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 8 प्रेजेंट है, तो 8 यानी कि टोटल 10, यानी कि आपका ग्रुप नंबर भी 10 होगा। इस तरीके से आपको ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे अगर आपको ब्लॉक गिवन हो और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन हो। तो एफ ब्लॉक हमेशा ही आपका थर्ड ग्रुप होता है। एटॉमिक नंबर 100 से जो भी ज्यादा होते हैं वो सारे ही 7th पीरियड के एलिमेंट होते हैं, और इनका ग्रुप नंबर निकालने के लिए आपको लास्ट 2 डिजिट एटॉमिक नंबर का देखना पड़ेगा। यानी अगर 104 गिवन है तो ये 100 से ज्यादा है, बिल्कुल। ये कौन से पीरियड में जाएगा, 7th पीरियड में जाएगा, और इसका ग्रुप नंबर क्या होगा, लास्ट के 2 डिजिट, यानी ये 4th ग्रुप का होगा। इस तरीके से निकाला जाता है। उसके बाद थर्ड ग्रुप जो आपका होता है, ये है थर्ड ग्रुप। ये सबसे लार्जेस्ट ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल में, जिसमें 32 एलिमेंट्स होते हैं, 1 2 और ये क्या है पूरा इतने, और फिर इसमें क्या है ये पूरा इतने, इसलिए टोटल 32 एलिमेंट्स हो जाते हैं थर्ड ग्रुप में, है ना। उसके बाद बात करते हैं आप ब्लॉक कैसे पता करेंगे। देखिए अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस शब्द में जाता है वही ब्लॉक हो जाता है। यानी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से शब्द में गया है, आपके पी शब्द में गया है, तो ये क्या हो जाएगा, पी ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन हो तो आप कैसे ब्लॉक निकाल रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना गिवन हो तो तब आप नोबल गैस की हेल्प लेते हैं, खुद से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। और एक बात याद रखिए, 58 से 71 और 90 से 103 एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट ग्रुप कैसे पता करेंगे, ब्लॉक आप फाइंड आउट कर लीजिए। ब्लॉक का भी मैंने बता दिया कैसे ब्लॉक फाइंड आउट करते हैं। अब ग्रुप फाइंड आउट करने के लिए कुछ नहीं करना है। एस ब्लॉक का एलिमेंट होता है तो एक होता है NS1, एक होता है NS2, ये होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके ग्रुप क्या होंगे, ग्रुप या तो 1 होगा या तो 2 होगा। बात करते हैं डी ब्लॉक की, तो डी ब्लॉक के लिए क्या करते हैं, आपके जितने इलेक्ट्रॉन डी में होते हैं और जितने एस में होते हैं दोनों को जोड़ देते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए 3D10 और 5S0 है, तो आप क्या करेंगे 10 + 0 तो 10 क्या हो जाएगा, आपका ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पी ब्लॉक के लिए क्या होता है। पी ब्लॉक के लिए होता है 12 प्लस में पी इलेक्ट्रॉन। पी इलेक्ट्रॉन कितना है, मान लीजिए कि यहाँ पर पी इलेक्ट्रॉन 4 है, तो 12 प्लस में 4 तो टोटल 16, यानी कि 16 आपका ग्रुप आ जाए। और एफ ब्लॉक तो हमेशा ग्रुप 3 का ही एलिमेंट होता है। अब एक ट्रिक मैं बता देती हूँ। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो ग्रुप आपका इलेक्ट्रॉन बता रहा है, यानी आप देखिए आपका इलेक्ट्रॉन 1 है, तो यहाँ वो कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, ग्रुप 1 का एलिमेंट है। अब यहाँ पर अगर आप अपनी एनसीईआरटी खोलेंगे तो ये वाला पार्ट हमने कवर कर लिया है। मोर ओवर ये वाले भी ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला भी पार्ट हमने कवर कर लिया है। बिल्कुल आप अगर एनसीईआरटी खोल के देखिए सब कुछ कवर्ड है। उसके बाद आपका कैसे एस ब्लॉक, पी, डी, एफ, ये सब डिटेल में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। आप चाहें तो आप इसे पढ़ सकते हैं, बिल्कुल डिटेल में मैंने डिस्कस किया है। इसको मैं एनसीईआरटी से इसलिए नहीं पढ़ाना चाहती थी क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है। इसे विजुअलाइज करना इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप खुद सोचिए आपको कोई पीरियोडिक टेबल बिना दिखाए ये सब अगर मैं डायरेक्ट पढ़ाने लगती आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना। अब देखिए अपनी एनसीईआरटी के 84 पेज नंबर पे आ जाइए, जहां पर एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में थोड़ा सा गिवन है जो कि मैंने आपको नहीं बताया था, तो अभी एनसीईआरटी से बता देती हूँ। जहां पर ये जो एस ब्लॉक होते हैं ना, ये सारे एलिमेंट्स इनके रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जिनकी लो आयनाइजेशन एंथैल्पी पाई जाती है। इसका मतलब ये होता है कि ये लूज कर देते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इजीली टू फॉर्म 1+ आयन। अल्कलाई के केस में और अल्कलाइन अर्थ मेटल के केस पे 2 इलेक्ट्रॉन आपका ये आराम से लूज कर देते हैं ताकि क्या कर पाए, ये स्टेबल फॉर्म में बेसिकली आ पाए। इसीलिए आप खुद सोचिए, आपने जो पीरियोडिक टेबल देखा है, ये जो आपके एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ये आराम से अपने 1 या 2 इलेक्ट्रॉन अगर छोड़ दे, मान लीजिए देखिए आप पोटेशियम के केस में देखिए अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है तो इसको अपनी एक स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी। इसीलिए आपके एस ब्लॉक जो होते हैं वो रेडिली इलेक्ट्रॉन छोड़ने को रेडी होते हैं। डाउन द ग्रुप जाने पे इनकी मेटेलिक कैरेक्टर भी इंक्रीज करती है और रिएक्टिविटी भी बढ़ती है। बिकॉज ऑफ हाई रिएक्टिविटी ये कभी भी प्योर नेचर में प्योरली आपको एस ब्लॉक एलिमेंट नहीं देखने को मिलेंगे, ये हमेशा ही कंपाउंड बना के रहते हैं। एक्सेप्शन है लिथियम एंड बेरिलियम, ये अपने आयनिक फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। बात करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट की। अब यहाँ एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो आपका एस ब्लॉक एलिमेंट होता है उनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी कहा जाता है या मेन ग्रुप एलिमेंट भी कहा जाता है। और नोबल गैसेस जो होती हैं आपकी ये वाले, ये जो आपके नोबल गैसेस हैं ये क्या होते हैं, आपके स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाते हैं, कंप्लीट ऑक्टेट रहता है इनका, इसीलिए ये वेरी कम केमिकल रिएक्टिविटी शो करते हैं। उसके बाद जो हैलोजेंस और जो चाल्कोजेंस होते हैं, यानी ग्रुप 17 और 16, यानी आप यहाँ देखिए हैलोजेंस और जो चाल्कोजेंस होते हैं आपके, आप खुद सोचिए ऑक्सीजन क्या चाहेगा कि कहीं से मुझे 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो मैं नियॉन के कॉन्फ़िगरेशन जैसा हो जाऊंगा। बोरोन क्या चाहेगा, कहीं से मुझे 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए मैं क्रिप्टन जैसा बन जाऊंगा। तो इसीलिए इनके पास हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होते हैं एंड ये रेडी होते हैं 1 या 2 इलेक्ट्रॉन अपनी स्टेबिलिटी को पाने के लिए, मुझे 1 या 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, ऐसा चाहते हैं ग्रुप 17 और 16 वाले, ठीक है।
अब यहाँ पर जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, जैसे यहाँ आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो लेफ्ट टू राइट जाने पे नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है अक्रॉस द पीरियड, यानी लेफ्ट टू राइट जाने पे नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है और ऊपर से नीचे आने पे आपका मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है पी ब्लॉक के केस में। ओके, नाउ डी ब्लॉक की बात की जाए तो डी एंड एफ ब्लॉक, इसको और डिटेल में जो आपका 12th वाला चैप्टर है ना उसमें पढ़ना रहता है। इसमें मैं समझा चुकी हूँ, जितना समझाना था ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स क्या होते हैं वो सब बाकी आपको 12th में पढ़ना रहेगा। अभी हम शुरू करने वाले हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स क्या होते हैं। आपके पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट हैंड साइड में बेसिकली मेटल्स पाए जाएंगे, यानी आपका ये जो पीरियोडिक टेबल है इस तरफ ये लेफ्ट हैंड साइड पे आपको सारे 78% ज्यादा आपको एलिमेंट्स मेटल्स पाए जाने वाले हैं। मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, एक्सेप्शन है मर्क्यूरी जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। गैलियम और जो शीशियम होता है ना वो भी, इनके भी वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। गैलियम का होता है आपका 303 केल्विन और शीशियम का होता है 302 केल्विन। मेटल्स जो होते हैं इनके हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं और ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। ये मेलिएबल होते हैं यानी कि इनको थिन शीट में आप फ्लैटन कर सकते हैं हैमर करके, और डक्टाइल होते हैं यानी इनको आप वायर बना सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में तो 78% क्या है आपके मेटल्स हैं। अगर आप देखेंगे टॉप में राइट हैंड साइड पे आपको सारे नॉन मेटल्स देखने को मिलते हैं। इनकी लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, यूजुअली सॉलिड या गैस होते हैं रूम टेम्परेचर पे। एक्सेप्शन क्या है, बोरॉन एंड कार्बन एक्सेप्शन होते हैं। उसके साथ नॉन मेटल जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं, ना ही मेलिएबल होते हैं ना ही डक्टाइल होते हैं, और मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है जब आप डाउन द ग्रुप जाते हैं। तो अब प्रॉपर्टी जो एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है वो मेटालिक ऑन द लेफ्ट होती है और नॉन मेटालिक ऑन द राइट होती है। यानी अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो इस तरफ मेटालिक प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगी और इस तरफ नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी, यानी ऐसे से ऐसे जाने पे नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ती है। अब ये मेटालिक से नॉन मेटालिक का जो शिफ्ट होता है ना ये एब्रप्ट नहीं होता है, ये थोड़ा सा जिगजैग होता है बेसिकली, जो कि मैं अभी आप फोटो में आप देखेंगे। आप अपने पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो ये सारे एलिमेंट्स, ये यहाँ तक ब्लू जो आप देख रहे हैं ना ये सारे क्या आपके मेटल्स हैं। ये जो आपको ग्रीन और ये पिंक में जो दिख रहे हैं वो क्या है, नॉन मेटल्स हैं। और बीच में ये जो ऑरेंज वाला दिख रहे हैं ना ये क्या आपके मेटलॉइड है, यानी कि ये मेटल्स इतने दूर वाले नॉन मेटल्स और ये बीच वाले मेटलॉइड हैं। इसका मतलब ये हुआ ना ही मेटल ना ही नॉन मेटल, दोनों की थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो इस तरीके से सटल चेंज आता है जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं। तो अब एक बात याद रखिए कि सेम ग्रुप के एलिमेंट्स जो होते हैं ना उनके पास सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है और सेम सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं। जैसे आप ग्रुप 1 का 19 और 37 वाले आप एलिमेंट को देखेंगे ना तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलमोस्ट सेम रहेगी। लास्ट आपका एस में ही जा रहा है तो ये एस ब्लॉक के एलिमेंट है और ये NS1 कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही देखने को मिलती है। अब हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। यानी जो आप पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं उसमें बहुत सारे आपको एक पैटर्न देखने को मिलता है, वही पैटर्न हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे देखिए ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, जैसे मान लीजिए अल्कलाई मेटल्स का ही आप देखेंगे। अगर आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या देखा गया है कि रिएक्टिविटी बढ़ती है, इंक्रीज करती है, तो ये भी एक पैटर्न है। वैसे ही अगर आप देखेंगे नॉन मेटल्स के लिए जैसे हैलोजेंस वगैरह हो गए उनमें क्या है, अगर आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। यानी एक प्रॉपर पैटर्न हर ग्रुप हर पीरियड कैसे शो कर रहा है वो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे, देन विल गो टू केमिकल प्रॉपर्टी। देखिए इस चैप्टर में हमें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिक्स अगर मैं बोलूँ पढ़ना है। इसको समझने से पहले यू हैव टू मेक श्योर कि ये जेड इफेक्टिव क्या होता है, उसके बाद ये सब चीज़ें बहुत आसान है, आप मुझसे पढ़ रहे हैं आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, देखिए आपकी एनसीईआरटी के ये वाले जो पैराग्राफ्स हैं ये मैं ऑलरेडी अपने नोट्स में इंक्लूड कर चुकी हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है मैंने ये छोड़ दिया है, ऑलरेडी इंक्लूडेड है। एक बार नोट से पढ़ते क्योंकि ये ज़्यादा बेटर होगा, वरना आपको कन्फ्यूजन होने लगेगी एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जो आपका जेड इफेक्टिव होता है ये होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी एक्चुअल अट्रैक्शन पावर ऑफ न्यूक्लियस। इसका मतलब क्या हुआ, आपका न्यूक्लियस जो होता है दैट इज बेसिकली योर एटॉमिक नंबर, जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है आपका एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका एटॉमिक नंबर होता है उसी को तो हम लोग Z बोलते हैं। अब जो आपका प्रोटॉन है यानी बेसिकली आपका जो न्यूक्लियस है उसको इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर कितनी है। देखिए अब आप बोलेंगे कि ठीक है इलेक्ट्रॉन को तो ये खींच लेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं, लेकिन देयर आर टू फोर्सेस। एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का अट्रैक्शन और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। यानी कि यहाँ देखिए जैसे मान लीजिए आप ये वाले इलेक्ट्रॉन को देखिए, इसको तो न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच रहा है क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन ये वाला
इलेक्ट्रॉन बीइंग अ नेगेटिव चार्ज ये इसको रिपेल कर रहा है, यानी इन दोनों में दुश्मनी है लेकिन इन दोनों में दोस्ती है। तो हियर दो फोर्सेस एक्ट कर रहे होते हैं। तो क्या देखा जाता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो आपका अट्रैक्शन है माइनस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन है, उन दोनों को माइनस करके क्या आता है आपका जेड इफेक्टिव की वैल्यू आती है, यानी कि एक्चुअल अट्रैक्टिव पावर कितनी है आपकी न्यूक्लियस की। अब ऑब्वियसली यहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए आपका जेड इफेक्टिव जो होता है वो जेड के ही बराबर होता है, जैसे कि हाइड्रोजन हीलियम हो गया, क्योंकि इसको और कोई इलेक्ट्रॉन धक्का देने वाला तो होता नहीं है, सिर्फ आपका न्यूक्लियस खींचने वाला होता है, इसीलिए स्क्रीनिंग इफेक्ट शो नहीं होती है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट इज नथिंग बट यहाँ पर आप न्यूक्लियस आपके इलेक्ट्रॉन को खींच तो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो और सारे इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं बीइंग नेगेटिव चार्ज ये इसको रिपेल कर रहे हैं, एक तरीके से स्क्रीन बन जा रहे हैं, इसलिए स्क्रीनिंग इफेक्ट शो कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है, दैट इज जेड माइनस आपका सिग्मा इज इक्वल टू जेड इफेक्टिव, जहाँ सिग्मा क्या होता है आपका स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता है और जेड इज योर एटॉमिक नंबर विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ओके, अब यहाँ अगर आप ध्यान देंगे तो इस रिलेशन से हमें एक और चीज पता चली कि जेड इफेक्टिव जो होता है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा होता है, यानी अगर सिग्मा बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव घटेगा, अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो सिग्मा घटेगा, इस तरीके से चलता है। ठीक है, अब जो आपका जेड इफेक्टिव होता है हर इलेक्ट्रॉन के लिए यूनिक होता है। जब जेड इफेक्टिव बढ़ता है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, जेड इफेक्टिव बढ़ने का यही तो हुआ कि न्यूक्लियस की ताकत ज्यादा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब अगर आप अपनी पीरियोडिक टेबल देखेंगे ना तो आप जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, और जब ऊपर से नीचे आते हैं ना तो क्या है, ड्यू टू सेम आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक ग्रुप में जेड इफेक्टिव कांस्टेंट रहता है, स्पेशली अगर आप एस और पी ब्लॉक की बात करें, वैसे इंक्रीज करता है लेकिन मोस्टली देखा गया कि जेड इफेक्टिव कांस्टेंट रहता है जब हम ऊपर से नीचे आते हैं। तो अब यहाँ पर अगर आप एस पी ब्लॉक जो कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट इसको कहते हैं उनमें अगर आप देखेंगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है कितने से, 0.65 से। इसका मतलब लिथियम है आपका, लिथियम का 1.3 है अगर जेड इफेक्टिव, तो बेरिलियम का कितना होगा 1.3 प्लस में 0.65, ऐसे जोड़ जोड़ के आगे आगे जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे ना आपको 0.65 जोड़ना पड़ेगा। जेड इफेक्टिव कैसे बढ़ेगा, स्पेशली ये क्या होता है आपके एस और पी ब्लॉक के लिए ही होता है। ओके, अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स के केस में, यानी ये जो आपका डी ब्लॉक है यहाँ तक ये वाले तक, तो उसके केस में 0.15 से बढ़ता है, और हमेशा ही लेफ्ट टू राइट जाने पे और टॉप से बॉटम जाने पे आपका जो सिग्मा होता है वो हमेशा इंक्रीज करता है। अब यहाँ पर एक डाउट आपको आना चाहिए, और नहीं भी आया तो मैं बताती हूँ। आप सोच रहे होंगे कि आप अभी तो मैंने बोला कि लेफ्ट टू राइट या टॉप से बॉटम जाने पे हमेशा सिग्मा बढ़ता है, यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ती है, और जेड भी बढ़ता है। तो अगर सिग्मा बढ़ रहा है यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रही है तो आपका जेड इफेक्टिव तो घट जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता क्यों नहीं है, जेड इफेक्टिव बढ़ता ही क्यों है? क्यों? क्योंकि आपका जो जेड होता है वो यानी प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा बढ़ती है रैदर देन योर स्क्रीनिंग इफेक्ट, यानी प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा बढ़ रही है, आपका एटॉमिक नंबर ज़्यादा बढ़ रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है लेकिन थोड़ा सा बढ़ रहा है, इसीलिए ओवरऑल आपका जेड इफेक्टिव बढ़ता ही है जब आप लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम जाते हैं तो। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहला रूल है दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का रूल, जहाँ पर आपका सिग्मा जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिश्ता होता है। इसका मतलब ये हुआ जैसे 1s और 3s देखेंगे, इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, 1 है और यहाँ 3 है, जिसका छोटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है यानी 1, तो इसका मतलब क्या है, सिग्मा की वैल्यू ज्यादा है। वैसे ही आप यहाँ भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। दूसरा रूल ये है अगर n सेम हो जाए यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो जाए, जैसे यहाँ देखिए 4 4 4 4, तो क्या देखना है आपको, इसका जो SPDF है इसको देखिएगा तो क्या बोला जाता है, क्योंकि आपका S सबशेल जो होता है वो न्यूक्लियस को फुली कवर करता है तो इसलिए इसकी स्क्रीनिंग ज़्यादा होती है, तो यानी कि सबसे स्ट्रॉन्ग स्क्रीनिंग आपकी S देता है, देन P, फिर D and F, यानी D और F की सबसे पुअर स्क्रीनिंग होती है, सबसे खराब ये स्क्रीनिंग करते हैं। शील्डिंग इफेक्ट को ही स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं। तो अब इसमें दो सर्कमस्टांसेस याद रखिएगा, एक होता है कि आप क्या चेक करेंगे, एल्यूमिनियम का आयनिक फॉर्म्स गिवन है तो आप देखिए प्रोटॉन की संख्या तो सेम रहेगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या एक एक कम है जिस तरीके से कम की गई है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ऑलवेज रिमेंबर कि आपका जो जेड इफेक्टिव होता है, अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो आपका जेड इफेक्टिव भी बढ़ता है, यानी पॉजिटिव चार्ज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिश्ता है और नेगेटिव चार्ज से इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिश्ता है। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए भी देखेंगे तो आप क्या देखेंगे कि जेड इफेक्टिव बढ़ता ही है अगर आप पॉजिटिव चार्ज बढ़ाते हैं। देखिए प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है इसलिए जेड इफेक्टिव ऐसे बढ़ेगा ही। अब जैसे इस क्वेश्चन को एक बार मैं समझाना चाहती हूँ, देखिए 3D 4F 5F में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो किस पर सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, तो ये है आपका न्यूक्लियस, S होगा, फिर P होगा,
फिर डी होगा एंड देन एफ होगा। थर्ड वाले में आपका यहाँ इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा और यहाँ 4f और अगर 5f का अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, आपका फोर्थ वाला यहाँ होगा और 5 वाला यहाँ होगा। तो सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग किस पे होगी, आपके 5f पे सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग होगी क्योंकि इसके बीच में इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है। और सबसे कम स्क्रीनिंग यानी सबसे कम इलेक्ट्रॉन किसके बीच में, आपके 3d इलेक्ट्रॉन के बीच में, इसलिए 3d की सबसे कम स्क्रीनिंग होगी, 3d में जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो इस तरीके के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब हम शुरू करने वाले अपना सबसे पहला, दैट इज एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस इज नथिंग बट आपका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ये 3 तरीके के होते हैं। वो एक होता है आपका एटॉमिक रेडियस जो कि मेटालिक के लिए होता है, दैट इज योर मेटालिक रेडियस। देन एक होता है कोवेलेंट एंड एक होता है वॉन डेर वाल्स रेडियस। कोवेलेंट रेडियस में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जहां पर दोनों ही एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे होते हैं। अगर आपको इसका रेडियस निकालना है एटम का तो क्या करते हैं, ये टोटल को लेके डिवाइड कर देते हैं तो इतने दूर का आपका रेडियस निकल जाता है। ठीक है, एटॉमिक रेडियस में भी सेम करते हैं, 2 न्यूक्लियस के बीच की दूरी को हाफ कर देते हैं तो एक एटम का आपका इतनी दूर का रेडियस निकल जाता है। ओके, और वैन डेर वाल्स में क्या होता है, अगर आप देखेंगे तो वैन डेर वाल्स में क्या होता है ना कि ये इनर्ट गैसेस के लिए बेसिकली देखा जाता है। O2, F2, Cl2, Br2, इसमें क्या होता है, इनको सॉलिडिफाई करने के बाद ये ज़्यादा पास तो नहीं आ पाते, लेकिन जितना भी पास आते हैं ना उसमें हम लोग ये डिस्टेंस निकालते हैं, उसको हाफ कर देते हैं तो वो आपका वॉन डेर वाल्स रेडियस आता है। अगर आप ध्यान देंगे इसमें तो सबसे ज़्यादा रेडियस जो होता है आपका वॉन डेर वाल्स रेडियस ही होता है, उसके बाद मेटालिक एंड देन कोवेलेंट। कोवेलेंट क्यों सबसे कम होता है, क्योंकि ये ओवरलैप कर जाते हैं तो बीच का रेडियस कम पड़ जाता है। ठीक है, कोवेलेंट रेडियस नॉन मेटल्स और मेटल्स दोनों के लिए होते हैं, यूजुअली ये नॉन मेटल्स के लिए ही देखे गए हैं। और यहाँ पर मेटालिक रेडियस कुछ इस तरीके से शो होता है। अब जो मेटालिक रेडियस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ के। इसका मतलब अगर मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ा तो मेटालिक रेडियस घटेगा। क्यों, देखिए अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ा तो ये और पास पास आ जाएंगे, इसका रेडियस और घट जाएगा। और मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, फ्री या अनपेयर इलेक्ट्रॉन, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ऊपर से यहाँ पर जो आपका वॉन डेर वाल्स रेडियस होता है वो अप्रोक्सीमेटली कोवेलेंट रेडियस का ही 2 टाइम्स होता है। और एटॉमिक रेडियस में एक और इम्पॉर्टेंट क्या है, ये एटॉमिक रेडियस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एफ नेट के, यानी कि फोर्स जितना ज़्यादा रहेगा रेडियस उतना कम रहेगा। और उसके साथ साथ जेड इफेक्टिव के, यानी कि आपका अगर देखिए आप खुद सोचिए, अगर न्यूक्लियस ज़्यादा ताकतवर रहा यानी जेड इफेक्टिव ज़्यादा ताकतवर है, जेड इफेक्टिव ज़्यादा ताकतवर है इसका मतलब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। यानी आपका ये मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर कहीं इलेक्ट्रॉन है, ये ज़्यादा ताकतवर है यानी कि जेड इफेक्टिव ज़्यादा ताकतवर है तो ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। लेकिन अगर वही सोचिए आपका जेड इफेक्टिव कम ताकतवर है तो इलेक्ट्रॉन को नहीं खींचेगा, तो क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो रेडियस घट जाएगा, यहाँ पर क्या होगा रेडियस बढ़ेगा, तो इसीलिए होता है। ऊपर से एटॉमिक रेडियस जो होता है वो नंबर ऑफ शेल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि अगर आप शेल नंबर बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली आपका एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। आप खुद देख लीजिए, यहाँ पर न्यूक्लियस है, ये 2 ही शेल है, अगले में आप देखिए यहाँ पर अगर आप 5-6 सेल ऐसे लगा देंगे तो क्या हो रहा है आपका, इसकी रेडियस ऑब्वियसली ज़्यादा होंगी। थोड़ा सा मैं और आपको डिटेल में अगर बताऊँ तो जैसे 2 क्लोरीन है तो अगर इनकी कोई बॉन्ड लेंथ आपको दे दे तो आपको कुछ नहीं करना है, उसको आधा कर देंगे तो जो आएगा वही आएगा आपका बेसिकली एटॉमिक रेडियस। अगर कोई हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल दे दे, यानी जैसे यहाँ देखिए क्लोरीन क्लोरीन सेम था, अगर कोई 2 डिफरेंट दे दे तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है, दैट इज आपका जो बॉन्ड लेंथ होता है उसके बराबर होगा कोवेलेंट रेडियस ऑफ ए प्लस में कोवेलेंट रेडियस ऑफ बी माइनस का 0.09 एंड देन डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है ए और बी के बीच में, उसको डेल्टा EN कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं दीज आर नॉन मेटल्स। इतनी दूर के एलिमेंट्स मेटल्स की कैटेगरी में रफली मानेंगे और ये वाला आपका इनर्ट होता है। तो अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना तो रेडियस डिक्रीज करता है यहीं तक, क्योंकि आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है, इसीलिए आपका रेडियस डिक्रीज करता है, और ऊपर से नीचे आने पे रेडियस इंक्रीज करता है। लेकिन इनर्ट गैस जो होता है ना ये होते हैं वॉन डेर वाल्स रेडियस। आप यहाँ देख लीजिए वॉन डेर वाल्स रेडियस सबसे ज्यादा होता है, फिर मेटालिक का आता है, देन कोवेलेंट का आता है। तो देखिए यहाँ पर इनर्ट वाला जो होता है वही तो वॉन डेर वाल्स रेडियस होता है, इसीलिए रेडियस यहाँ से यहाँ घटता है लेकिन इनर्ट वाली जगह पे आके बढ़ जाता है। अगर आप लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन इसका देखेंगे ना तो घट ही रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ घट रहा है, लेकिन जब आपका इनर्ट गैस आ रहा है तो बढ़ जा रहा है। ठीक है, ये आपको ट्रेंड याद करनी पड़ेगी। अब बात करेंगे हम आयोनिक रेडियस की। आयोनिक रेडियस भी बिल्कुल आपके एटॉमिक रेडियस जैसा ही होता है,
अगर सारे एलिमेंट्स सेम चार्ज के होते हैं। इसमें भी वही सेम है, अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज घटता है और ऊपर से नीचे आने पे साइज बढ़ता है, ठीक है। और यहाँ पर आयोनिक रेडियस का बेसिक मतलब ये होता है आयंस की फॉर्मेशन अगर हो, आयंस की फॉर्मेशन अगर इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है तो कैटायन की फॉर्मेशन होती है, अगर इलेक्ट्रॉन का गेन होता है तो एनायन की फॉर्मेशन होती है। इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई है। और यहाँ देखिए अगर इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है यानी इलेक्ट्रॉन बढ़ी है तो प्रोटॉन घटी है। तो एनायन के केस में प्रोटॉन कम होता है, कैटायन के केस में प्रोटॉन ज्यादा होता है। तो यहाँ क्या देखा जाता है, जब हम लोग Z/E का रेशियो निकालते हैं, Z क्या है आपका प्रोटॉन की संख्या, तो जब प्रोटॉन बाई इलेक्ट्रॉन की संख्या करके रेशियो आप निकालेंगे तो ये ज्यादा रहेगा, इसलिए आपका साइज घटता है। और यहाँ पर अगर आप Z/E की रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा, आपकी प्रोटॉन की संख्या कम रहेगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा रहेगी, इसलिए क्या ओवरऑल साइज बढ़ता है। तो यहाँ देखिए कैटायन के केस में Z इफेक्टिव बढ़ता है तो साइज घटता है, यानी Z इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज और E जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज की। अब यहाँ पर देखिए कैटायन का सबसे कम आपको आयनिक रेडियस देखने को मिलेगा, देन न्यूट्रल एटम, देन एनायन का होगा। खुद से समझिए, देखिए एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम में से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, इसका मतलब आपने इसकी साइज क्या कर दी है, कम कर दी है, इसलिए एल्यूमिनियम ज्यादा रहेगा। आपने एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ दिया है तो एल्यूमिनियम माइनस है तो इसकी साइज ज्यादा रहेगी। तो कैटायन की सबसे कम, एनायन की सबसे ज्यादा, न्यूट्रल बीच में होता है। अब आप एग्जांपल देख लीजिए, अगर Z सेम हुआ तो यानी आपकी प्रोटॉन की संख्या अगर सेम हुई तो जैसे आप देखिए Na सोडियम के केस में देखिए आपकी Z जो है वो सब 11 11 11 है, यानी आपका एटॉमिक नंबर सेम है। अब यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 11, यहाँ -2 है यानी +2 हुआ होगा, और यहाँ पर देखिए -1 है यानी 11 + 1 हुआ होगा, यहाँ 11 है तो 11 का 11 ही रहा होगा। यहाँ पर आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो Z/E का जब आप रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ 11/13 आएगा, यहाँ 11/12 आएगा, यहाँ 11/11 आएगा, इस तरीके से। तो जब आप देखेंगे तो इधर से इधर जाने पे क्या हो रहा है, आपका Z इफेक्टिव बढ़ रहा है, इसलिए आपकी साइज घट रही है। ओके, तो साइज जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव चार्ज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव चार्ज के। अब अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का देखेंगे, ये जेईई मेंस 2020 का सवाल है, तो अगर आप देखेंगे ना तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी इलेक्ट्रॉन्स सेम है। आप देखिए सब में इलेक्ट्रॉन्स सेम है, यानी आप देखिए इसका Z अलग है, इसका Z अलग है, इसका Z अलग है, सबका Z अलग है, लेकिन जितने इलेक्ट्रॉन्स निकाल के क्या हमने इलेक्ट्रॉन सबके सेम कर दिए, सबको आइसो इलेक्ट्रॉनिक बना दिया है। तो Z/E का जब आप रेशियो निकालेंगे तो क्या देखा गया, अगेन आपका जो Z इफेक्टिव है वो घट रहा है तो साइज बढ़ रहा है, यानी कि आपका फिर से वही सेम कि साइज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिश्ता हो जाता है आपका नेगेटिव चार्ज का, और साइज से इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिश्ता हो जाता है आपका पॉजिटिव चार्ज का, जो कि मैं यहाँ बता चुकी हूँ। तो एटॉमिक रेडियस में साइज जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है Z इफेक्टिव के, और साइज जो है वो प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ शेल्स के। अब कुछ एक्सेप्शंस जान लेते हैं, वेरी इजी एक्सेप्शंस है। सबसे पहले हमने जाना है लेफ्ट टू राइट जाने पे रेडियस घटती है और ऊपर से नीचे आने पे रेडियस बढ़ती है, पर यहाँ पर थोड़ा सा S ब्लॉक में उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो सबसे छोटा आपका बेरिलियम होता है, उससे बड़ा लिथियम होगा, देन क्या होगा आपका मैग्नीशियम, देन सोडियम, देन कैल्शियम, देन Sr, देन Ba, देन पोटाशियम, बिल्कुल डायरेक्ट यहाँ आ रहा है, देन Rb एंड देन Cs। इस तरीके से रिलेशन चलता है। उसके साथ एक इनका एक डायगोनल रिलेशन भी होता है, जहाँ पर जो आपका Li होता है और ये जो Mg होता है, वैसे ही Be जो है और आपका जो Al यहाँ, ये आपस में क्या होते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप फॉलो करते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो आपका Li पॉजिटिव की वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है आपके Mg+2 से, और बेरिलियम +2 की कम होती है एल्यूमिनियम +3 से। ये इंपॉर्टेंट चीजें याद कर लीजिएगा, बस रट लेना है इसको। और क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पर आयनिक पोटेंशियल की वैल्यू सिमिलर आ जाता है। आयनिक पोटेंशियल क्या होता है आपका, चार्ज अपॉन में साइज का जो रेशियो होता है वो होता है, और ये क्योंकि सेम आ जाता है इसलिए आपका डायगोनल रिलेशनशिप देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं एक और एक्सेप्शन की, जहां पर आप जानते हैं कि यहाँ से यहाँ जाने पर रेडियस घटना चाहिए था तो घटता है, बिल्कुल घटता है। अगर आप डी ब्लॉक में देखेंगे तो Sc, TiV, Cr इस तरीके से क्या हो रहा है, साइज घट रहा है, लेकिन यहाँ पर फेरस, कॉपर और जो निकल होता है उसमें साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपका सिग्मा और जो Z इफेक्टिव का डोमिनेंस है ना वो इक्वल हो जाता है, यानी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स इक्वल हो जाते हैं, इसलिए यहाँ बीच में आपका साइज कांस्टेंट हो जाता है और फिर साइज बढ़ने लगता है। इस तरीके से थोड़ा सा यहाँ एक्सेप्शन है। ऊपर से एक और चीज, जो आपका Mn होता है उसमें वीक मेटालिक बॉन्डिंग देखने को मिलती है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, ये आप जान लीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट एक और एक्सेप्शन आता है आपके P ब्लॉक में। P ब्लॉक में क्या देखा गया है कि होना क्या चाहिए था, ऊपर से नीचे रेडियस बढ़ना चाहिए, यानी BAl GAIN TL इस तरीके से होना चाहिए, नहीं होता
होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पर गैलियम जो होता है वो स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन दिखाता है। तो इसमें क्या होता है ना, ड्यू टू पुअर शील्डिंग आपका गैलियम जो होता है वो छोटा होता है आपके एल्यूमिनियम से, ठीक है। तो ये करेक्ट ऑर्डर है, बस ये वाले आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। कौन सा कॉन्ट्रैक्शन के कारण? स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की। इसमें क्या होता है, होना क्या चाहिए था, ऊपर से नीचे आने पे रेडियस बढ़नी चाहिए थी, तो हाँ जी बिल्कुल बढ़ रही है। SC से Y जाने पे रेडियस बढ़ ही रही है, V देन NB इस तरीके से रेडियस बढ़ रही है। लेकिन बीच में क्या होता है, यहाँ पर ZR और जो HF होता है उनकी रेडियस अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाती है। क्यों इक्वल हो जाती है? क्योंकि यहाँ पर 4F सबशेल की फिलिंग हो जाती है, यहाँ 4F सबशेल की यहाँ पर फिलिंग हो गई। तो ये दोनों जो थे आपके ZR और HF, इनके अप्रोक्सीमेटली सेम वैल्यू देखने को मिलती है, रेडियस सेम देखने को मिलती है। किसके कारण होती है? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। वैसे ही होती है एक एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें HF और RF का साइज जो होता है वो यहाँ पर घट जाता है, जबकि बढ़ना चाहिए था ना ऊपर से नीचे आने पे, लेकिन घट जाता है। ये किसके कारण होता है? 5F सबशेल की फिलिंग के कारण होता है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो एक आपने एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन देखा, एक आपने स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन देखा, एक लैंथेनॉइड देखा। तो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन सबसे ज्यादा, देन लैंथेनॉइड एंड देन स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन का ये ऑर्डर याद रखिएगा। अब हम शुरू करने जा रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम जो कि ग्राउंड स्टेट में है, उसका अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है कि उसका एक इलेक्ट्रॉन उसके शेल छोड़ के ही चला जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाँ एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, यानी ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, यानी डेल्टा H आपका पॉजिटिव होता है इसमें, यानी आपको यहाँ एनर्जी इसको देनी पड़ रही है, तब जाके इसका एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के इसका शेल भाग जा रहा है। और कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है उसी को कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम में से। अगर मैं बोलूं कि सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, जैसे देखिए एक एटम था, उसका आपने पहले ही आयोनाइजेशन एनर्जी दी तो उसका पहला इलेक्ट्रॉन निकल गया, फिर जो ये बचा जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निकल चुका है, आपने फिर से उसको आयोनाइजेशन एनर्जी दी, तो अब की बार जो आपको आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी वो इस वाले के कंपैरिजन में ज्यादा देनी पड़ेगी, यानी आपकी सक्सेसिव जो एनर्जीज होंगी वो बढ़ेगी। क्योंकि ऑब्वियसली आप खुद सोचिए, किसी एक इंसान से आपने 100 रुपए मांगे, चलो उसने एक बार में दे दिया थोड़ी सी इंसिस्ट करने पे, फिर आप दूसरी बार उससे ऑलरेडी आपको 100 रुपए का उधार है, आप फिर से 100 रुपए मांगेंगे तो क्या होगा, उसको और कन्विंस करना पड़ेगा, यानी आपको और आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी। अब ऑलरेडी आपके पास 200 रुपए का उधार है और आप फिर से एक और 100 रुपए का उधार मांगेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी और आपको ज्यादा लगानी पड़ेगी। अगर कोई पूछे कि फैक्टर्स इफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, तो देखिए अगर आप रेडियस और साइज के टर्म्स में देखेंगे तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिश्ता है, यानी रेडियस जितना ज्यादा है उतना आपको कम आयोनाइजेशन एनर्जी लगानी पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास ही आपका कोई इलेक्ट्रॉन है, और दूसरे के केस में देखिए न्यूक्लियस है, उसके दूर में कहीं यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो आप खुद सोचिए इसका बीच में रेडियस ज्यादा है, इसके बीच में रेडियस कम है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है ये ले जाने नहीं देगा इसको, लेकिन ये क्योंकि पॉजिटिव से बहुत दूर है तो इसमें क्या हो रहा है, आपको आयोनाइजेशन एनर्जी कम ही लगाओगे तो ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आयोनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स, यानी जितना ज्यादा आपका न्यूक्लियस का फोर्स ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा ही आपको ताकत लगाना पड़ेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज वही यहाँ पर लिखी हुई है, ये दोनों सेम चीज ही है। इसके बाद नेक्स्ट, क्या वो हाफ फिल्ड है कि फुली फिल्ड है? अगर वो हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड है, वो ऑलरेडी स्टेबल फॉर्म में, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन क्यों देना चाहेगा? वो नहीं देना चाहेगा, तो आपको और एक्स्ट्रा आयोनाइजेशन एनर्जी लगानी पड़ेगी, बहुत ज्यादा। आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके एटॉमिक नंबर के, यानी कि बेसिकली वही प्रोटॉन की संख्या, यानी बेसिकली जेड इफेक्टिव की बात करें, अगर प्रोटॉन की संख्या ज्यादा रहेगी तो अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा रहेगा, तो आपको इलेक्ट्रॉन निकालने में दिक्कत होगी। फिर यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिश्ता होता है आयोनाइजेशन एनर्जी का आपके शील्डिंग इफेक्ट से, क्योंकि आपका शील्डिंग इफेक्ट अगर ज्यादा रहेगा तो आपको आयोनाइजेशन एनर्जी कम लगानी पड़ेगी। नेक्स्ट बात करते हैं पेनिट्रेटिंग इफेक्ट की, तो पेनिट्रेटिंग इफेक्ट ज्यादा रहेगा तो आपको आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये क्लोज टू न्यूक्लियस रहेगा। तो पेनिट्रेटिंग पावर का अगर आप देखेंगे ना तो एस का सबसे ज्यादा, देन पी, डी एंड देन एफ का होता है। तो सबसे ज्यादा अगर आपको आयोनाइजेशन एनर्जी लगानी पड़ेगी तो वो होती है नोबल गैस में, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल होता है, अपने फुली फिल्ड फॉर्म में होता है, तो आप उससे इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं तो आपको ज्यादा ही आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। और किसी भी पीरियड का पहला एलिमेंट का सबसे मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। अब देखना आयोनाइजेशन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या डिफरेंस है। एंथैल्पी जो होता है वो रूम टेम्परेचर दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस पे होता है, और जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो 0 डिग्री केल्विन पे देखी जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, अगर कोई आप बोल रहा है कि सोडियम सॉलिड में था और ये जो आपका ई है, क्या वो ई आपका आयोनाइजेशन एनर्जी है? तो नहीं, क्योंकि तो बेसिकली सॉलिड को पहले गैशियस एटम में कन्वर्ट किया जाता है। जब गैशियस में जो कन्वर्ट होता है उस एनर्जी को, जो एनर्जी देके ये गैशियस में कन्वर्ट हुआ, उसको कहते हैं सब्लिमेशन एनर्जी।
एनर्जी। उसके बाद जब ये गैशियस बन गया, फिर जो आप एनर्जी देते हैं और फिर जब वो अपने Na+ के फॉर्म में आ रहा है, तो ये वाली एनर्जी आपकी आयनाइजेशन एनर्जी है। तो ये जो आप एनर्जी देख रहे हैं दैट इज नथिंग बट आपका सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयनाइजेशन एनर्जी दोनों है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी होती है आपके पूरे पीरियोडिक टेबल में सीशियम की, और सबसे मैक्सिमम हीलियम की आपकी आयनाइजेशन एनर्जी होती है। यानी ये सबसे मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी है, यानी कम एनर्जी देने पे इसका एक इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाएगा, और आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाके हीलियम का एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब ट्रेंड्स की बात कर लेते हैं, तो जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है और ऊपर से नीचे आने पे आयनाइजेशन एनर्जी घटती है। अब वो इनऑर्गेनिक है क्या जिसमें एक्सेप्शन ना हो, तो आ गया आपका पहला एक्सेप्शन, जहां पर देखिए जैसा मैंने बोला लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए, लेकिन होता क्या है कि जैसे आप यहाँ देखिए इसके केस में क्या होता है ना, आपका जो बेरिलियम होता है ये फुली फिल्ड हो जाता है, तो इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है ना वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली फुली फिल्ड का आप वो ऑलरेडी स्टेबल है, आप उससे इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं तो उसको लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए आप बेरिलियम की बोरॉन से ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी हो जाती है। वैसे नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन आपका हाफ फिल्ड हो जाता है। तो एक्चुअली में जो आपका आता है ऑर्डर कुछ इस तरीके से आता है। नेक्स्ट एक्सेप्शन की बात करते हैं, ये पी ब्लॉक में ये वाला जो ग्रुप है, ग्रुप 13 और 14, ग्रुप 13 में क्या होता है आपका, यहाँ पर जो Ga होती है इसकी ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ d इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इसकी ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी हो जाती है। और ये जो आपका इंडियम और जो टेलुरियम होता है उसमें क्या देखा जाता है कि पुअर स्क्रीनिंग ऑफ f इलेक्ट्रॉन के कारण जो करेक्ट ऑर्डर आता है वो होता है बोरॉन Tl Ga Al एंड In। ओके, नेक्स्ट ग्रुप 14 की बात की जाए तो क्या यहाँ पर आपका ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, Sn और Pb आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, क्योंकि Pb का ज्यादा होता है ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफ f इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ एक और एक्सेप्शन है जहां पर N की ज्यादा होती है आयनाइजेशन एनर्जी O से, P की ज्यादा होती है S से। ठीक है, यहाँ तक भी सही है और यहाँ भी सही है, बस यहाँ पर उल्टा हो जाता है, जो Sb होती है उसकी कम हो जाती है T से, जबकि होना क्या चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और यहाँ Bi और Po जो होता है उसमें भी ये उल्टा हो जाता है, तो ये एक थोड़ा सा एक्सेप्शन आता है। फिर आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर में एक और एक्सेप्शन क्या है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी एक बता रखा है कि यहाँ पर क्या होता है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर 4d और 5d का ऑलमोस्ट साइज सिमिलर रहता है, तो वैसे ही जनरली क्या देखा जाता है ना, आपका आयनाइजेशन एनर्जी का जो ऑर्डर देखा जाता है 5d का सबसे ज्यादा होता है, देन 3d का, देन 4d का देखा जाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कॉपर, Ag और Au में बताइए कि आपका किसका ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी लगेगा, तो ये इस तरीके से कॉपर का ज्यादा रहेगा Ag से और Ag का कम रहेगा Au से। वैसे ही यहाँ भी वही सेम रहेगा, निकल का ज़्यादा रहेगा पैलेडियम से एंड प्लैटिनम से कम रहेगा पैलेडियम का। इस तरीके से ऑर्डर चलता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, आपको फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी को कोई कंपेयर करने के लिए बोले, जैसे क्रोमियम और मैंगनीज को करने के लिए कह रहा है। तो इसमें देखिए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है इसमें, क्योंकि आपका मैंगनीज फुली फिल्ड है और इसीलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन वही अगर आप सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे तो इसमें आपका क्रोमियम अब की बार क्या हो जाता है, हाफ फिल्ड हो जाता है, इसीलिए इसको ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी देने की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद अगर बात करें थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की, तो अगेन मैंगनीज को ज़्यादा देनी पड़ती है, क्योंकि ये अगेन हाफ फिल्ड हो जाता है इसीलिए। अब एप्लीकेशन क्या है आयनाइजेशन एनर्जी का, तो देखिए मेटालिक कैरेक्टर आयनाइजेशन एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है। वही ऊपर से नीचे आने पे आपका मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी घटता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रिड्यूसिंग कैरेक्टर की। तो आयनाइजेशन एनर्जी और रिड्यूसिंग कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर आयनाइजेशन एनर्जी घटती है तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ता है। लेकिन याद रखिए रिड्यूसिंग कैरेक्टर सिर्फ आयनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड नहीं करता है, ये सब्लिमेशन और हाइड्रेशन एंथैल्पी पे भी डिपेंड करता है। फिर नेक्स्ट आपको अगर बोलूं तो यहाँ पर आप आयनाइजेशन एनर्जी की हेल्प से वैलेंस इलेक्ट्रॉन का भी पता कर सकते हैं। कैसे, देखिए अगर आपको यहाँ पर डिफरेंट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू गिवन है तो जिसमें आपको एक एब्रप्ट जंप देखने को मिले, क्योंकि यहाँ देखिए ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन था, उसको आपको अनस्टेबल, आपने क्या किया, इलेक्ट्रॉन हटा के अनस्टेबल किया है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। तो मान लीजिए यहाँ पर आप 10 दे रहे थे, यहाँ 20 दे रहे थे, यहाँ 30 दे रहे थे,
यहाँ अचानक से 100 हो गया तो आप समझ जाइएगा कि यानी कि यहाँ पर इसने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पा लिया था। इतना ज़्यादा अब्रप्ट जंप इसलिए हुआ होगा क्योंकि ऊपर के जो 3 होंगे ये आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कि आप वैलेंस के इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, 4 - 1 कर देंगे, क्योंकि आपने क्या देखा कि फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी कुछ ज़्यादा ही हो गई आपके पीछे वाले सब से। अब इसी कंसेप्ट को यूज़ करके आप ऑक्सीडेशन स्टेट का भी कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे अगर कोई बोले M, उसको M+ बनाने के लिए यानी एक इलेक्ट्रॉन निकाल के, यानी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी आपने लगाया, फिर सेकंड लगाया, थर्ड लगाया। अगर कोई बोले कि M+ और M+2 कंपैरिजन करिए ऑक्सीडेशन स्टेट का, तो कुछ नहीं करना, डेल्टा IE निकालना है, यानी कि IE2 - IE1 करिएगा। तो अगर इस लेस देन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, वो ज़्यादा स्टेबल होता है। और अगर मोर देन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है तो क्या होगा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होता है। इसे ऑक्सीडेशन स्टेट ये याद रखिए कि सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कब होगा, जब आपका यहाँ पर जैसे मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन आपके वैलेंस वाले थे, यानी 3 इलेक्ट्रॉन हट गए तो ये स्टेबल हो जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो एलिमेंट है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा होगा, ये उसकी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है, जैसे हमने पहले देखा कि एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है कितनी एनर्जी रिलीज होगी जब आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम में, या फिर आपके एनसीईआरटी के अनुसार 1 मोल आइसोलेटेड गैसियस एटम को उसके मोनो आयन में कन्वर्ट करना में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी वही होती है आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब ये एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे नापी जाती है, लेकिन यहाँ पर जब आप 0 एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे नापते हैं ना, तो EA जो होता है यानी आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है वो -ΔHEG। अब HEG क्या होता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। वो आगे बताती हूँ, अभी के लिए बस फॉर्मूला याद कर लीजिए। और अगर किसी और टेम्परेचर पे होगा तो ΔHEG क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को ही AE लिखा हुआ है। यहाँ आप अपनी एनसीईआरटी में देखेंगे तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट बॉक्स दे रखा है, इसलिए मैं समझा रही हूँ, उसमें यही फॉर्मूला मेंशन्ड है। HEG है वो क्या है आपका AE का मतलब है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस का फिर 5/2 RT, R कांस्टेंट एंड T इज योर टेम्परेचर। नाउ फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखिए क्लोरीन गैस है, उसमें आपको एक इलेक्ट्रॉन डालना है, तो उसके लिए क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, तो ये Cl- बनेगा। तो E क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन, यानी क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन की चाहत है। लेकिन नोबल गैस को क्या इलेक्ट्रॉन की चाहत है, नहीं। यानी अगर आप नोबल गैस में इलेक्ट्रॉन जोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो भाई उसको बहुत प्रेशराइज करना पड़ेगा और एनर्जी रिलीज होने की जगह, और नहीं तो आपको एनर्जी देनी ही पड़ेगी। यानी यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी 0 होती है नोबल गैस, क्योंकि नोबल गैस स्टेबल होता है कॉन्फ़िगरेशन, तो वो क्यों ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेना चाहिएगा, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 हो। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, तो ये होता है ΔHEG। ये एक्सो भी हो सकता है, एंडो भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी हमने देखा अगर किसी एलिमेंट में हम इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं जो कि एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन से लव करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन की चाहत है उसमें, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है। इसमें एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, यानी आपका एनर्जी रिलीज होता है, नेगेटिव होता है। लेकिन अगर नोबल गैस जैसा कोई हो गया जो कि इलेक्ट्रॉन को हेट करता है, तो उस केस में एनर्जी रिलीज नहीं होता है, और नहीं तो आपको एनर्जी देनी ही पड़ती है। तो इस केस में EA कम होता है, इलेक्ट्रॉन की चाहत कम होती है। ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू जब होती है तो इसका मतलब है कि यानी कि हमारे एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन की चाहत ज़्यादा है। अब यहाँ पर सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, तो अब देखिए ΔHEG1 यानी फर्स्ट जो होता है या तो वो एंडोथर्मिक हो सकता है या वो एक्सोथर्मिक हो सकता है, या तो एनर्जी रिलीज करेगा या फिर उसको एनर्जी चाहिए होगा। लेकिन जो दूसरा होगा वो हमेशा पॉजिटिव होता है और तीसरा हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि आप खुद सोचिए किसी भी एलिमेंट में आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया है, अब आप सोच रहे फिर से दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो ये आपस में भी रिपेल करेंगे। ऊपर से ये दूसरा इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए आपको हमेशा ही एनर्जी को देना पड़ेगा, वो खुद से दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करना बिल्कुल नहीं चाहेगा। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है कि अगर आप देखेंगे तो जो ΔHEG2 है वो हमेशा ही ज्यादा रहेगा आपका ΔHEG1 से। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि ΔHEG1 प्लस में अगर ΔHEG2 होगा तो वो हमेशा ही पॉजिटिव वैल्यू शो करेगा। क्यों शो करेगा, क्योंकि आपका ΔHEG2 हमेशा ही पॉजिटिव होगा और ये हमेशा ही नेगेटिव होगा और ये हमेशा बड़ा होगा, इसीलिए आपका हमेशा ही पॉजिटिव वैल्यू शो
होगी। अब यहाँ पर अपनी एनसीईआरटी खोलेंगे ना, तो आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टेबल है जिसकी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी गिवन है, जहाँ यहाँ पर आपका एल्कलाई मेटल्स है, तो एल्कलाई मेटल्स का आप देखेंगे ऊपर से नीचे घटता है, बीच में बस ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें थोड़ा सा आपको एक्सेप्शन देखने को मिल रहा होगा। जो आपके इनर्ट गैसेज होते हैं, नोबल गैसेज होते हैं, ये क्या हो, इसमें सबसे कम आपका नियॉन का होता है और सबसे ज्यादा आपका हीलियम का होता है, और ये रैंडम वैल्यूज होते हैं, इनको आपको याद करना है। ऐसा नहीं है कि घट रहा है बढ़ रहा है, कोई ऐसा पैटर्न नहीं शो करता। अब फैक्टर्स इफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके जेड इफेक्टिव के, यानी न्यूक्लियस का कितना पावर है, अगर ज्यादा रहा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा रहेगी, क्योंकि आपका न्यूक्लियस का पावर ज्यादा है यानी पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, आप नेगेटिव ही तो ऐड कर रहे हैं उसमें, तो नेगेटिव पॉजिटिव तो दोस्ती करना ही चाहेगा। अब लेफ्ट टू राइट जाने पे पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है और जो डेल्टा ईजी है नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज होता है। नेक्स्ट कौन सा फैक्टर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इफेक्ट करता है, दैट इज योर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो डेल्टा Eg1 हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाके वो इलेक्ट्रॉन लेगा, एनर्जी रिलीज नहीं करेगा वो। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के, यानी अगर साइज ज्यादा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम रहेगी, अगर साइज कम रहेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा रहेगी। एक्सेप्शन होता है सेकंड पीरियड वाला, जो कि आप यहाँ भी देख सकते हैं। सेकंड पीरियड में यहाँ पर ये जो आप एक्सेप्शन देख रहे हैं, सेकंड पीरियड की कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है थर्ड पीरियड से, क्योंकि यहाँ पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन वगैरह होने लगता है। जैसे एग्जाम्पल के केस में आप देखेंगे क्या होना चाहिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबका ऐसे ऐसे बढ़ना चाहिए, लेकिन होता क्या है, क्लोरीन का ऐसे होता है देन ब्रोमीन का होता है। वैसे ही सेम इसका भी होता है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, नाइट्रोजन फैमिली का सबसे कम होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, देन उससे ज्यादा कार्बन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, इस तरीके से आपका आगे चलता है। नेक्स्ट कौन सा फैक्टर होता है, दैट इज योर पेनिट्रेटिंग पावर, यानी कि न्यूक्लियस से कितनी क्लोजनेस है। तो SPDF होता है, एस का सबसे ज्यादा, मतलब एस क्योंकि आपके न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा क्लोज है, एफ की सबसे कम होती है। तो अगर कोई बोले कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की चाहत, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूरे पीरियोडिक टेबल में किसकी है, तो क्लोरीन भाई साहब की है, और मिनिमम सबसे कम इलेक्ट्रॉन की चाहत पूरे पीरियोडिक टेबल में किसकी है, तो नियॉन की है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे किसी एलिमेंट में आप इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं तो आपकी एनर्जी रिलीज होगी, वो A- हो जाएगा। अगर आप वापस से उसमें से इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो एनर्जी का उल्टा साइन लग जाता है। अब यहाँ पर अगर कोई बोले रिलेशन बताइए आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बीच में, तो उसका रिलेशन होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ए होता है बराबर आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ A- के बराबर। तो अगर देखा जाए, इसलिए IE ऑफ मोनोवैलेंट एनायन जो होता है वो बराबर होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ इट्स एटम के। अब फॉर एग्जांपल आप देखिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन की कम होती है क्लोरीन से। अगर आप IE देखेंगे तो फ्लोरीन की ज्यादा होती है क्लोरीन से, लेकिन अगर आप उसका आयनिक फॉर्म देख लेंगे F- और Cl- वाला फॉर्म, तो उस केस में क्लोरीन की IE ज्यादा होती है रादर देन फ्लोरीन। अब आप अपनी एनसीईआरटी खोलेंगे तो ये वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अभी हम नेक्स्ट अपने लास्ट पार्ट पे आ चुके हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले पार्ट पे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड में जब दो एलिमेंट्स बॉन्ड बनाते हैं, तो अगर कोई एक एलिमेंट अगर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है और खुद पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज ले आता है और दूसरे वाले को पार्शियल पॉजिटिव कर देता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नथिंग बट एबिलिटी ऑफ एन एटम इन केमिकल कंपाउंड जो कि अट्रैक्ट कर पाए शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को खुद के पास, उसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अब ये कोई मेजरेबल क्वांटिटी नहीं होती है। अब इसके लिए ना बेसिकली न्यूमेरिकल स्केल्स होते हैं, जैसे एक पॉलिंग का स्केल है, मिलिकन्स जैफी स्केल है, और एक ऑलरेड रोशाउ स्केल होता है, जिसमें ऑलरेड रोशाउ जो स्केल होता है ना, वो अकॉर्डिंग टू बेसिकली यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बाय न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम। तो इसकी जो फॉर्मूला होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, वो होती है 0.359 इंटू Z इफेक्टिव बाई R²। और अगर आप पाउलिंग स्केल देखेंगे ना, उसमें कुछ नहीं करना है, आप ये वाला जो स्केल है ऑलरेड वाला स्केल, उसी में अगर आप 0.744 ऐड कर देंगे तो पॉलिंग स्केल वाला कैलकुलेशन आ जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। बात करते हैं ये मुलिकन्स जैफी स्केल क्या। मुलिकन स्केल के अनुसार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस पे डिपेंड करती है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन और टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है। इसमें और ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, ज्यादा डिटेल में हमें पढ़ना रहता है पाउलिंग स्केल, जो कि लिनस पाउलिंग ने जो कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे 1922 में इन्होंने बताया था। इन्होंने आर्बिटरी वैल्यू क्या रखी, फ्लोरीन को 4 रखी इन्होंने, क्योंकि इसके पास ग्रेटेस्ट एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की। अब यहाँ पर जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती और ये किसी तरीके के भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड नहीं करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई कांस्टेंट नहीं है, ये वैरी करता है, डिपेंड करता है कि कौन सा एलिमेंट उससे बाउंड है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो
वो जनरली इंक्रीज करती है अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट जाने पे और डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी, मैं अपने नोट्स से इसको पढ़ा दूंगी क्योंकि अगेन आपको कंफ्यूजन होगा, आपको बिना विजुअलाइज करे इट्स नॉट ईजी। तो पाउलिंग स्केल किस बेसिस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन्होंने दी, इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड है। और यहाँ आपकी एनसीईआरटी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल जो कि आपको याद कर लेना है वो दे रही है। इन वैल्यूज को याद रखिएगा, सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज हैं ये। और यहाँ पर आपको और एक्स्ट्रा कुछ वैल्यूज देख रहे होंगे जो मैंने लिखे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद कर लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ देखिए कि आपका पोटेशियम आरबी ऑलमोस्ट देखा जाए तो 0.8 इनका बराबर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नाइट्रोजन और क्लोरीन का 3 होता है, वैसे ही फॉस्फोरस और हाइड्रोजन का 2.1 होता है, वैसे ही CS और I का 2.5 बराबर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट टेबल है जो आप देख रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसमें सबसे पहला फैक्टर आता है एटॉमिक साइज। जितना एटॉमिक साइज ज्यादा रहेगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, जितना कम एटॉमिक साइज होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो डाउन द ग्रुप क्योंकि आपका एटॉमिक साइज बढ़ता है इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। नेक्स्ट आता है परसेंटेज एस इफेक्ट। ये आपको और डिटेल में आगे चैप्टर्स में पढ़ना रहता है, इसमें कुछ नहीं है। अगर आप देखेंगे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में तो यहाँ पर sp3 sp2 sp होता है। अगर आप इसका s परसेंटेज निकालेंगे तो इसमें कितना परसेंटेज होता है, सबसे कम इसमें है, उससे ज्यादा इसमें है, और फिर इसमें क्या 50% s कैरेक्टर है, इसीलिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये होता है, देन ये होता है एंड देन ये होता है। या फिर इसको और कैसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p परसेंटेज या p कैरेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट z इफेक्टिव। z इफेक्टिव जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, यानी जैसे लेफ्ट टू राइट z इफेक्टिव बढ़ता है वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है। बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और नेगेटिव चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एक और बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जैसे आप इस कार्बन को देखिए, 2 कार्बन है लेकिन इसके आसपास क्या लगे हुए, फ्लोरीन लगे हुए और इसके आसपास हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो क्या दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम रहेगा? नहीं सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें फ्लोरीन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये 4.0 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेके बैठा हुआ है। तो ये क्या करेगा, ये वाला कार्बन से फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, फिर ये वाला भी फ्लोरीन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो क्या होता है, आपके कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, इसलिए क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसलिए ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्योंकि यहाँ पर H जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो H की जगह अब की बार क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इसलिए क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्या एप्लीकेशन से कहाँ यूज होगा, बॉन्ड पोलैरिटी में यूज होता है, जहां बॉन्ड पोलैरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सेकंड यूज होता है नॉन मेटालिक नेचर फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि नॉन मेटालिक नेचर के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और मेटालिक नेचर के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब आप जानते होंगे कि जब हम लोग पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इसका मतलब बढ़ती है, और ऊपर से नीचे आने पे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, घटती है। नेक्स्ट IUPAC, जब आप नॉमेनक्लेचर करेंगे ना तो हमेशा ही क्या देखा जाता है कि तो IUPAC नेमिंग में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होते हैं ना उनको पहले लिखा जाता है। नेक्स्ट बॉन्ड लेंथ की बात करें तो इसमें क्या है, तो ये बेसिकली एक फॉर्मूला दिया था जहां पर आपका बॉन्ड लेंथ, ये ऑलरेडी पीछे मैंने आपको बता चुकी हूँ, बॉन्ड लेंथ का फॉर्मूला RA + RB - 0.09 डेल्टा EN, ये एंगस्ट्रॉम में आता है। ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण ही आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, ये हैनी एंड स्मिथ फॉर्मूला है। इसमें परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर जो होता है वो किसके बराबर होता है, 16 डेल्टा EN + 3.5 डेल्टा EN के स्क्वायर के बराबर होता है। नेक्स्ट एसिड या बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड, इसका मतलब ये हुआ किसी नॉन मेटालिक एलिमेंट का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड जो होता है वो एसिडिक होता है और मेटालिक वाले के केस में बेसिक होता है। अब आप देखिए जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, इसलिए आपका एसिडिक भी स्ट्रेंथ बढ़ता है। वही ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है, आपका नॉन मेटालिक कैरेक्टर घटता है, इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्डर, बस इसको याद कर लेना है, एसिडिक नेचर कैसे कैसे ऑर्डर होता है और रिड्यूसिंग नेचर का इस तरीके से ऑर्डर होता है इस एलिमेंट का। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं एम्फोटेलिक ऑक्साइड्स की। तो एम्फोटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जिन एलिमेंट के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बोथ एसिडिक और बेसिक नेचर शो करते हैं। जैसे आप ये सारे एग्जांपल्स देख रहे हैं, इनके जितने भी आप ऑक्साइड्स देखेंगे वो सारे के सारे क्या होते हैं, एम्फोटेलिक होते हैं। लेकिन ये जो आप कुछ देख रहे हैं एलिमेंट्स, अब जैसे क्रोमियम, मैंगनीज, ये सब होते हैं ना, तो इनके सारे नहीं शो करते हैं एम्फोटेलिक नेचर। ये वाले कुछ
ऑक्सीडेशन जो स्टेट वाले होते हैं ना, वो ही एम्फोटेलिक नेचर शो करते हैं। फिर TiO2 भी एम्फोटेलिक ऑक्साइड होता है, ये भी एम्फोटेलिक ऑक्साइड होता है। MnO2, Mn3O4 ये सब भी एम्फोटेलिक ऑक्साइड होते हैं, जो कि बहुत एसिडिक एंड बेसिक नेचर शो करते हैं। न्यूट्रल ऑक्साइड क्या होते हैं? ना एसिडिक ना बेसिक, जैसे N2O, CO, NO, H2O ये होता है। तो बाय दिस आपका चैप्टर खत्म होता है। मैंने ये लास्ट वाला पार्ट जो है आपको NCERT से नहीं पढ़ाया है, बट मैंने ऑलरेडी ये रिकॉर्ड किया था, लेकिन जब मैं फिर से सुना तो आई फाउंड आउट कि भाई ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, आपको समझ बिल्कुल नहीं आएगा, इसलिए मैंने बहुत ईजी वे में से अपने नोट्स बना के आपको ये समझा दिया। डायरेक्ट NCERT से तो मैं पढ़ा दूं, लेकिन ये मुश्किल हो जाएगा आप लोग के लिए समझने के लिए। जितना हो सके मैं NCERT से पढ़ाया है ताकि आपको लेफ्ट आउट फील ना हो, लेकिन एक्चुअली में विजुअलाइजेशन के लिए आपको नोट्स की भी जरूरत पड़ने वाली है। तो बाय दिस आपका ये चैप्टर खत्म होता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं कह चुकी हूँ, मेमोनीट ऐप डाउनलोड करके NCERT बेस्ड आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके साथ मेरा कूपन कोड आप यूज करेंगे तो परचेज पे आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।